Next, we are going to study lecture number 8. In lecture number 8, we will discuss more about underdamped system, which is a type of second order systems. And in underdamped system, we will study the effect of damping on frequency. So we will see underdamped system with these point of views. Next, we will discuss performance measures, how a response of any second order systems, how that response can be measured, what are the performance measure techniques, which are the points in the form of which we can define the performance of second order system. इसी तरह से फिर हम स्टेबिलिटी की बात करेंगे तो स्टेबिलिटी क्या है, इंट्रोडक्शन टू स्टेबिलिटी, डिफरेंट टाइप की स्टेबिलिटीज कौन कौन सी हो सकती हैं सिस्टम की, और इसी स्टेबिलिटी को फर्दर चेक करने के हमारे पास डिफरेंट क्राइटेरियंस क्या हैं, हाउ वी कैन चेक दिस स्टेबिलिटी ऑफ एनी सिस्टम यूजिंग दीज डिफरेंट क्राइटेरियंस. सो अब हम अंडर डैम्ड सिस्टम को जो है वो इन दो पैरामीटर्स के थ्रू डिफाइन करेंगे. वन इज अनडैम्ड नेचुरल फ्रीक्वेंसी omega n, and other one is damping ratio zeta. Okay, so इन दो फैक्टर्स की बेस पे हम करेक्टराइज करेंगे अंडर डैम सिस्टम को. तो अगर हम नेचुरल रिस्पांस की बात करें ऑफ एनी अंडर डैम सेकेंड ऑर्डर सिस्टम, सो इन दैट केस हमने बात की कि करेक्टरिस्टिक्स पॉलिनोमियल है. करेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल इज बेसिकली टेलिंग अस अबाउट द रूट्स और पोल्स ऑफ द सिस्टम. अब इसी करेक्टरिस्टिक्स पोलिनोमियल को हम जो है वो ट्रू ऑसिलेशन फ्रीक्वेंसी ओमेगा और डैम्पिंग फैक्टर जीटा, डैम्पिंग फैक्टर सिग्मा की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं. ओके, सो इन दोनों फ्रीक्वेंसीज में डिफरेंस है. एक ओमेगा एन एंड ओमेगा, बोथ आर डिफरेंट. ओमेगा एन इज अनडैम्प्ड नेचुरल फ्रीक्वेंसी while omega is true oscillation frequency. Okay, so अभी हम इन चीज़ों को डिटेल में देखेंगे कि इनमें क्या डिफरेंस है. तो जो करेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल हम पहले देख रहे थे जनरल सेकंड ऑर्डर सिस्टम का, जो करेक्टरिस्टिक्स पॉलिनोमियल है वो हमारे पास इस फॉर्म का था. सो दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड इन दिस फॉर्म, मींस इन द फॉर्म ऑफ डैम्पिंग फैक्टर सिग्मा और एंड ऑसिलेशन फ्रीक्वेंसी ओमेगा. सो ये चीज क्या है सिग्मा और ओमेगा, इस चीज को भी हम डिटेल में देखते हैं. सो करेक्टरिस्टिक्स पॉलिनोमियल को हमने देखा था कि अंडर डैम्ड सिस्टम के केस में जो करेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल है दैट विल गिव अस टू रूट्स. दोज विल बी द कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट रूट्स. सो वो हमारे पास दो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट रूट्स है. मींस कि अगर हम अंडर डैम्ड सिस्टम की बात करें तो वी विल ऑलवेज गेट रूट्स लाइक टू फैक्टर्स जो इसके बनेंगे दैट विल बी एस प्लस टू प्लस J3. लेट से फॉर एग्जांपल हम ये बात कर रहे हैं कि ये दो फैक्टर्स बनते हैं. इसी तरह से S प्लस टू माइनस J3. ओके, सो ये दो फैक्टर्स जो था वो बन रहे हैं फॉर एग्जांपल, जो कि दोनों कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट पार्ट्स हैं एक दूसरे के. सो ये दो रूट्स अगर बनते थे तो जनरलाइज्ड इसको हम अगर कर दें, सो इन्हीं दो फैक्टर्स को जनरलाइज्ड फॉर्म में हम जो है वो इस तरह से रिप्रेजेंट कर रहे हैं. ठीक है जी. जो इसका रियल पार्ट है दैट इज बेसिकली कॉल्ड सिग्मा, इसको हम सिग्मा कह रहे हैं. और जो इनका इमेजिनरी पार्ट है दैट मैग्नीट्यूड इज बेसिकली ओमेगा. सो ये सिग्मा और ओमेगा ये चीजें हैं बेसिकली जो इसका सिग्मा इज, इन अदर वर्ड्स वी कैन से इट एज डैम्पिंग फैक्टर, जो कि हमने पहले लेक्चर में देखा है. सिग्मा इज डैम्पिंग फैक्टर एंड अदर पार्ट इज ओमेगा विच इज ट्रू ऑसिलेशन फ्रीक्वेंसी. सो इस तरह से जो सा वो हम सिग्मा और ओमेगा स्ट्रेट अवे फाइंड आउट कर सकते हैं बाय करेक्टरिस्टिक्स पॉलिनोमियल के फैक्टर्स बनाने से. ठीक है जी. तो इसके दो जो फैक्टर्स बनेंगे तो वहां से हमारे पास सिग्मा और ओमेगा डैम्पिंग फैक्टर और ट्रू ऑसिलेशन फ्रीक्वेंसी वहां पे डायरेक्टली निकल आते हैं. तो फॉर एग्जांपल अगर हम इसके इस करेक्टरिस्टिक्स पॉलिनोमियल के रूट्स निकालें तो इसके रूट्स जो होंगे दैट विल बी एस इज इक्वल टू, अगर मैं इस एग्जांपल की बात करूं तो दैट विल बी -2 प्लस माइनस J3. ओके, इस तरह की फॉर्म में जो सा वो इसके रूट्स निकलेंगे. ये दो बेसिकली करेक्टरिस्टिक्स रूट होंगे, ये दो पोल्स होंगे. सो इन विच -2 इज बेसिकली सिग्मा माइनस सिग्मा, और इस तरह से जो 3 है दैट इज ओमेगा. ठीक है. सो डैम्पिंग फैक्टर हेयर इज 2 फॉर दिस एग्जांपल एंड ट्रू ऑसिलेशन फ्रीक्वेंसी इज 3. ठीक है. सो ये स्टेट वेव आपने देख लिया कि सिग्मा और ओमेगा हम जो है वो
किस तरह से निकाल रहे हैं डैम्पिंग फैक्टर और ऑसिलेशन फ्रिक्वेंसी हमारे पास कैसे आ रही है। और फर्दर हम अगर इसी जो फॉर्म में आप फाइनली देख रहे हैं लेक्चर में कि इसको करेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल को इस फॉर्म के अंदर जो सा रिप्रेजेंट किया गया है एस प्लस सिग्मा स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर, तो ये फॉर्म कैसे बनी। सो ये सिंपली जो सा वो हम देखते हैं कि अगर आप जो सा वो इन फैक्टर्स को मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो मल्टीप्लिकेशन कंप्लीट करने के बाद इस तरह से आप चलते जाएंगे तो फाइनली आप एस स्क्वायर प्लस 2 sigma s plus sigma square, so that becomes s plus sigma whole square। और यहाँ पे जो जे स्केयर आ रहा था बेसिकली आयोटा स्केयर इज -1, सो जिसकी वजह से ये फैक्टर जो सा वो प्लस ओमेगा स्केयर बन जाएगा। सो दैट्स हाउ वी कैन राइट दिस characteristics polynomial in this way in the form of damping factor and in the form of oscillation frequency। okay, सो इस तरह से हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे। इन अदर वर्ड्स वी कैन से कि जो रूट हमारे पास निकलेंगे वो रूट इस तरह से होंगे। फॉर स्टेबल सिस्टम, स्टेबल अंडर डैम्प सिस्टम, रूट्स विल बी माइनस डैम्पिंग फैक्टर प्लस माइनस आयोटा ट्रू ऑसिलेशन फ्रिक्वेंसी। ठीक है जी, माइनस सिग्मा प्लस माइनस जे ओमेगा। सो ये अब आपको क्लियर हो गया कि व्हाट इज सिग्मा हेयर, डैम्पिंग फैक्टर क्या चीज़ है, और इसी तरह से जो है वो ओसिलेशन फ्रिक्वेंसी क्या है। अच्छा, ये अब हमने इसकी फॉर्म में तो देख लिया, तो रियलिटी में अब देखते हैं कि ये चीज़ क्या होगी। ऑन द वेव फॉर्म टाइम प्लॉट पे आप सिग्मा को कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं और ओमेगा को कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। लास्ट लेक्चर में हमने ये देखा था कि बेसिकली जब हमारे पास अंडर डैम्प्ड सिस्टम है तो दो कप्लेक्स कॉन्जुगेट पोल्स इस तरह से होंगे रियल एक्सिस के दोनों तरफ। सो इनका जो ये रियल पार्ट था दैट वाज बेसिकली दैट इज सिग्मा, और जो इनका ये इमेजिनरी पार्ट है दैट इज बेसिकली ओमेगा। ओके, सो जो इनकी एग्जिस्टिंग लोकेशन है वहाँ पे, और उसकी बेस पे हमारे पास ये जो है वो बेसिकली वेव फॉर्म आ रही थी जिसमें बेसिक जो डैम्पिंग फैक्टर है दैट इज बेसिकली वो ये फैक्टर है जिसकी वजह से ये डैम्प हो रही है सारी ऑसिलेशन, जो कि ई रेस्ट पावर माइनस सिग्मा टी के इक्वलेंट था रियल पार्ट के। और ये जो इसकी ऑसिलेशन फ्रिक्वेंसी है पूरी वेव फॉर्म की, सो ऑसिलेशन इज बेसिकली बेस्ड ऑन ओमेगा, जो कि कॉज ओमेगा टी प्लस थीटा के इक्वल थी। ओके, सो ये चीज हमने देखी थी कि इस तरह से आ रही। तो ये ओमेगा का फैक्टर जो है वो ऑसिलेशन फ्रीक्वेंसी का फैक्टर ये है जो कि इसको ऑसिलेट करवा रहा है, और सिग्मा का फैक्टर डैम्पिंग फैक्टर का वो फैक्टर है जो कि इसको डैम्प करवा रहा है। सो इस तरह से हम करेक्टराइज करें तो बेसिकली ये डैम्पिंग फैक्टर और ऑसिलेशन फ्रीक्वेंसी ये पार्ट ये रोल प्ले कर रही हैं एक अंडर डैम्प सिस्टम में, कि ये जिस तरह से हमारे पास अगर ये रूट्स निकले हुए हों, पोल्स निकले हुए हैं, तो दोज पोल्स कैन बेसिकली अफेक्ट द कंप्लीट वेव फॉर्म इन दिस वे। ओके, सो ये हमारे पास जो है वो फाइनल एक जनरल इक्वेशन है अंडर डैम्प्ड सिस्टम की, जो हमने देखी है ऑलरेडी। सो इन दिस अंडर डैम्प्ड सिस्टम डैम्पिंग फैक्टर इज बेसिकली इशूइंग दिस फैक्टर ऑफ ई रेज़ पावर माइनस सिग्मा टी, जो कि आप डैश ब्लू लाइन में यहाँ देख सकते हैं। ठीक है जी, और इसी तरह से कॉज ओमेगा टी जो है ये बेसिकली ऑसिलेशन फ्रिक्वेंसी है जिसके ऊपर ये वेव फॉर्म ऑसिलेट कर रही है। ओके, सो ये रेड जो हमारे पास वेव फॉर्म आ रही है, सो दिस रेड वेव फॉर्म इज द फाइनल अंडर डैम्प्ड सिस्टम which is oscillating on frequency omega and having a damping in it of damping factor sigma। ठीक है जी, सो ये एक अंडर डैम्प्ड सिस्टम के ऊपर जनरलाइज्ड हमने बात की है कि किस तरह से उसके ऊपर जो डैम्पिंग फैक्टर और ऑसिलेशन फ्रिक्वेंसी कैसे रोल प्ले कर रही थी। ठीक है, सो ये डैम्पिंग फैक्टर जो है ये बेसिकली अब इस वेव फॉर्म को डैम्प करने में या इसको बिठाने में, आप देख रहे हैं इसको बेसिकली इसका मैग्नीट्यूड कम करने के अंदर पार्ट प्ले कर रहा है, रोल प्ले कर रहा है। तो अगर ये डैम्पिंग फैक्टर ना हो, सो इस डैम्पिंग फैक्टर की एब्सेंस में ये वेव फॉर्म कैसे होगी। सो अब हम उसको नेक्स्ट देखेंगे कि ये हमने बात की थी कि अगर डैम्पिंग फैक्टर ना हो, बिल्कुल भी डैम्पिंग ना हो, तो तब जो सा ये वेव फॉर्म कैसे कैसे एक्ट करेगी, तब ये किस तरह की होगी। सो इन दैट केस हमने बात की थी कि जब ये कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट पोल्स बेसिकली एग्जैक्टली इमेजिनरी एक्सिस के ऊपर आ जाएंगे, सो इन दैट केस इनका रियल पार्ट जो सिग्मा है दैट सिग्मा विल बी इक्वल टू जीरो, क्योंकि रियल पार्ट नहीं है और सिर्फ हमारे पास ओमेगा ही है। ठीक है, जो इसका वाई पार्ट है। ठीक है, इमेजिनरी पार्ट है।
सो इन दैट केस हमने देखा था कि ये जो फ्रिक्वेंसी थी इसकी ये अब अनडैम्प्ड है, ठीक है जी, ये बिल्कुल अपनी विदाउट एनी डैम्पिंग जो है वो स्ट्रेट उसी ही उसी बेसिकली मैग्नीट्यूड को फॉलो करती हुई आगे तक जाएगी, ठीक है। सो अब जो है ये वेव फॉर्म अपनी नेचुरल फ्रिक्वेंसी के ऊपर जो है वो ऑसिलेट कर रही है। नाउ ओमेगा इज बेसिकली ओमेगा एन, नेचुरल फ्रिक्वेंसी, ठीक है जी। तो नेचुरल फ्रिक्वेंसी है, ये ना डैम्प हो रही है ना ये एक्सपैंड हो रही है। सो नाउ इट इज बेसिकली कॉज ओमेगा एन टी, ये वेव फॉर्म अब कॉज ओमेगा एन टी है, ठीक है। नेचुरल फ्रिक्वेंसी के ऊपर ये ऑसिलेट कर रही। सो अब इसकी नेचुरल फ्रिक्वेंसी हमें पता है ओमेगा एन जो है वो बेसिकली हर बॉडी की कोई ऐसी फ्रिक्वेंसी है जिसके ऊपर वो ऑसिलेट कर रही होती है हमेशा, ठीक है। सो दैट इज नेचुरल फ्रिक्वेंसी। तो अब अगर हम इसमें कोई भी डैम्पिंग ना रखें, डैम्पिंग को जीरो कर दें, तो तब ये जो वेव फॉर्म है ये अपनी नेचुरल फ्रिक्वेंसी पे ऑसिलेट करेगी कॉज ओमेगा एन टी से, ठीक है। सो इन दैट केस इसकी जो ट्रू ऑसिलेशन फ्रीक्वेंसी है दैट इज इक्वल टू इट्स नेचुरल फ्रीक्वेंसी अनडैम्प्ड। तो हम इसको कहेंगे दिस इज अनडैम्प्ड सिस्टम, ठीक है जी, इसमें डैम्पिंग नहीं है बिल्कुल भी। सो इस बेस पे अगर हम बात करें तो इस बेस पे बात करते हुए इसी सिस्टम की जो हमने देखा है जिसको हमने डैम्पिंग फैक्टर और ट्रू ऑसिलेशन फ्रिक्वेंसी के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया है। सो अनदर मोर यूजफुल फॉर्म इज टू रिप्रेजेंट इट इन द फॉर्म ऑफ ओमेगा एन नेचुरल फ्रिक्वेंसी एंड डैम्पिंग रेशो। सो डैम्पिंग रेशो और नेचुरल फ्रिक्वेंसी की बेस पे भी हम इनको इसी सेकंड ऑर्डर सिस्टम को रिप्रेजेंट कर सकते हैं लाइक दिस वे, ओके। सो सेम कैरेक्टरिस्टिक्स polynomial will become s square plus 2 sigma 2 zeta omega n s plus omega n square, ठीक है जी। सो या हम डैम्पिंग फैक्टर और ओमेगा की फॉर्म में सिस्टम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल को, या हम नेचुरल फ्रीक्वेंसी एंड डैम्पिंग रेशो की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हैं इस तरह से। सो ये एक ही कैरेक्टरिस्टिक्स पोलिनोमियल की तीन डिफरेंट फॉर्म्स आप देख रहे हैं, ठीक है। सो एक तो सिंपल जो से फॉर्म हम पहले देख चुके हैं, जनरल फॉर्म इन द फॉर्म ऑफ कोफिशिएंट्स, ठीक है। और सेकंड इज in the form of damping factor and oscillation frequency, and third one is in the form of natural frequency and damping ratio. So now we will see what is this damping ratio. ये damping ratio क्या चीज है। तो अब इस सारी फॉर्म की जो रिप्रेजेंटेशन है वो आगे इस डैम्पिंग रेशो के ऊपर चलेगी, इस डैम्पिंग रेशो के इफेक्ट से फर्दर कंटिन्यू होगी। So damping ratio is basically a ratio of damping factor and omega and natural frequency. So मतलब damping ratio का मतलब यही है कि बेसिकली जो हमारे पास ओमेगा एन टी की वेव फॉर्म है कॉज ओमेगा एन टी की, जो कि अनडैम्प्ड है, एक अपनी नेचुरल फ्रिक्वेंसी के ऊपर ऑसिलेट कर रही है। तो ये जो डैम्पिंग का फैक्टर है सिग्मा डैम्पिंग फैक्टर, ये बेसिकली इस पे कैसे सुपर इम्पोज हो रहा है टू डैम्प इट and give us this waveform. Okay, so give us this underdamped waveform a e raised to power minus sigma t cos omega t plus theta. So this is the damping ratio कि जो डैम्पिंग फैक्टर है वो कितना इफेक्ट कर रहा है नेचुरल फ्रिक्वेंसी को, विच इन टर्न्स इन एज ए रिजल्ट इज गिविंग अस दिस वेव फॉर्म जो कि अंडर डैम्प्ड सिस्टम है, ठीक है जी। सो ये डैम्पिंग रेशो है, ठीक है। तो ये बेसिकली सिंपल रेशो ऑफ डैम्पिंग फैक्टर ओवर मेगा एंड नेचुरल फ्रिक्वेंसी है। तो ये अब आपको उम्मीद है कि क्लियर हो गया होगा कि नेचुरल फ्रिक्वेंसी की वेव फॉर्म को डैम्पिंग फैक्टर के इफेक्ट से कैसे जो सा उसको डैम्प करके रिड्यूस किया जा रहा है। सो दिस इज बेसिकली डैम्पिंग रेशो। तो ये डैम्पिंग रेशो होगी जिसको हम जीटा से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो अब यही जो सेकंड ऑर्डर सिस्टम है, यही सेकंड ऑर्डर सिस्टम हम जो है वो पहले हमने डैम्पिंग फैक्टर और ओमेगा ऑसिलेशन फ्रिक्वेंसी की फॉर्म में देखा है, तो अब इसको हम जीटा और नेचुरल फ्रिक्वेंसी की फॉर्म में देखेंगे कि ये क्या होगा। So this same characteristics polynomial can be represented as in the form of this damping factor and oscillation frequency, and it can also be represented in the form of uh, damping ratio and natural frequency, ठीक है। So ये फॉर्म हम याद रखेंगे कि एस स्क्र प्लस टू जीटा ओमेगा एन एन एस प्लस ओमेगा एन स्क्र। सो दिस इज ऑल्सो करेक्टरिस्टिक्स पोलिनोमियल। तो ये तीन आप देख रहे हैं कि ये करेक्टरिस्टिक्स पोलिनोमियल ही हैं तीनों। सो दिस इज इन द फॉर्म ऑफ कोफिशिएंट्स, दिस इज इन द फॉर्म ऑफ डैम्पिंग फैक्टर एंड ऑसिलेशन फ्रीक्वेंसी, एंड दिस इज इन द फॉर्म ऑफ
डैम्पिंग रेशो एंड नेचुरल फ्रीक्वेंसी। ठीक है, सो ये हमारे पास फार्मूला था फॉर डैम्पिंग रेशो, और इसी जो सा वो कैरेक्टरिस्टिक्स पोलिनोमियल की ये फॉर्म भी हम देख सकते हैं। ठीक है जी, सो 2 जीटा ओमेगा एन एस है, तो जीटा ओमेगा एन इज बेसिकली इक्वल टू सिग्मा फ्रॉम दिस फार्मूला। ओके, सो ये इस फार्मूला से हमने बात की है। तो अब ये दो फॉर्म्स जो सा वो हम देखेंगे। सो फॉर एग्जांपल अब आपके पास अगर करेक्टरिस्टिक्स पोलिनोमियल गिवन हो, तो आप इस एक करेक्टरिस्टिक्स पोलिनोमियल से ये सब चीजें फाइंड आउट कर सकते हैं। आप इसी करेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल से जो है वो सिग्मा और ओमेगा भी फाइंड आउट कर सकते हैं, और आप जीटा और ओमेगा एन नेचुरल फ्रीक्वेंसी भी फाइंड आउट कर सकते हैं। सो किसी भी अंडर डैम्प्ड सिस्टम को रिप्रेजेंट करने के लिए तीन तरह की फॉर्म्स हमारे पास यूज होंगी कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल की, इन द फॉर्म ऑफ कोफिशिएंट, इन द फॉर्म ऑफ damping ratio and natural frequency, and in the form of damping factor and true oscillation frequency. So ये तीन फॉर्म्स आपको एनकाउंटर होंगी। अब ये सारे पैरामीटर्स आपस में इंटर रिलेटेड भी हैं, सो मींस दीज टू सेट ऑफ क्वांटिटीज आर रिलेटेड लाइक दिस वे। सो ये हम फार्मूला देख चुके हुए हैं कि हाउ डैम्पिंग फैक्टर एंड डैम्पिंग रेशो और नेचुरल फ्रिक्वेंसी आर रिलेटेड। ठीक है, क्योंकि हमने देखा है कि जीटा जो सा दैट इज जीटा का बेसिकली डैम्पिंग रेशो है ही यही चीज, डैम्पिंग फैक्टर कैसे इफेक्ट कर रहा है नेचुरल फ्रिक्वेंसी को। इसी तरह से फिर सेकंड हमने देखा है कि नेचुरल जो फार्मूला आप देख रहे हैं कि नेचुरल फ्रिक्वेंसी जो हमारे पास ट्रू ऑसिलेशन फ्रिक्वेंसी है ओमेगा, दैट ट्रू ऑसिलेशन फ्रिक्वेंसी ओमेगा इज हाउ इट इज रिलेटेड टू नेचुरल फ्रिक्वेंसी एंड डैम्पिंग रेशो। ठीक है, तो ये नेक्स्ट अब हम आगे देखते हैं कि ये किस तरह से आपस में इंटर रिलेटेड होंगी। एंड ऑल्सो अनदर फैक्टर इज डैम्पिंग एंगल। सो ये डैम्पिंग एंगल भी हम देखते हैं कि डैम्पिंग, व्हाट इज डैम्पिंग एंगल एंड हाउ दिस डैम्पिंग एंगल इज बेसिकली रिलेटेड टू डैम्पिंग रेशो। सो ये फार्मूला हम देख रहे हैं डैम्पिंग एंगल का, कि डैम्पिंग एंगल इज रिप्रेजेंटेड एज फाई एंड इट इज बेसिकली इक्वल टू कॉज इनवर्स ऑफ जीटा। ठीक है जी, तो डैम्पिंग रेशो का कॉज इनवर्स ले लें तो डैम्पिंग एंगल निकल आता है। सो अभी नेक्स्ट हम इन कॉन्सेप्ट्स को देखेंगे कि ये रिलेशनशिप क्या है जो कि आ रहे हैं डैम्पिंग एंगल का, और बाकी इन सब फैक्टर्स का आपस में क्या रिलेशनशिप है। नाउ वी विल सी रिलेशनशिप ऑफ ऑल दीज फैक्टर्स विद रिलेटेड टू पोल्स प्लॉट। सो फॉर एग्जांपल अगर मैं सिस्टम के पोल्स को प्लॉट करता हूँ, एक अनडैम्प्ड सिस्टम हो अगर हमारे पास, तो उस केस में अगर मैं पोल्स को प्लॉट करूं, तो जिस तरह अभी हमने पहले देखा है कि दोनों पोल्स जो हैं वो बेसिकली इमेजिनरी एक्सिस के ऊपर प्लॉट होंगे इस तरह से। ठीक है, इन दैट केस इनका सिग्मा जो है वो जीरो है, डैम्पिंग फैक्टर जीरो है, और इस केस में जो है वो हमने देखा कि अपनी नेचुरल फ्रिक्वेंसी अनडैम्प्ड नेचुरल फ्रिक्वेंसी के ऊपर ऑसिलेट कर रहा है। सो इन दिस केस जो हम वाई पार्ट कहते हैं, दैट वाई पार्ट फ्रिक्वेंसी इज बेसिकली इक्वल टू नेचुरल फ्रिक्वेंसी। ठीक है, सो जब हमारे पास पोल्स इमेजिनरी एक्सिस पे आ जाते हैं तो सिस्टम जो है वो नेचुरल फ्रिक्वेंसी पे ऑसिलेट करता है। सो इन दैट केस वी कैन से कि अब जो इस वेव फॉर्म की फ्रिक्वेंसी है, जो भी इसकी ट्रू ऑसिलेशन फ्रिक्वेंसी है, दैट इज बेसिकली इक्वल टू नेचुरल फ्रिक्वेंसी। और अगर मैं इन इसी जगह पे जो सा है वो पोल्स के कंप्लीट एक सर्कल प्लॉट करूं, तो बेसिकली ओरिजिन से अगर बात की जाए तो ओरिजिन से पोल तक का जो डिस्टेंस है दैट इज रेडियस, एंड दैट रेडियस इज बेसिकली नेचुरल फ्रिक्वेंसी। सो ओरिजिन से किसी भी तरफ हम चले जाएं तो सर्कल के पेरीमीटर तक जो डिस्टेंस होगा वो नेचुरल फ्रिक्वेंसी होगा। ओके, सो ये नेचुरल फ्रिक्वेंसी का फैक्टर है, तो आप ये देख रहे हैं। सो सो फ्रॉम द स्टार्ट, फ्रॉम द ओरिजिन, इस सर्कल तक के ऊपर कोई भी जो पॉइंट जा रहा है, द रेडियस बेसिकली इज द नेचुरल फ्रिक्वेंसी ओमेगा एन। सो अब इस चीज को हम लेके नेक्स्ट आगे चलेंगे, इन फैक्टर्स का रिलेशनशिप डिफाइन करेंगे। सो यहाँ पे एक जनरल अंडर डैम्प्ड सिस्टम को मैंने प्लॉट किया है। सो इस अंडर डैम्प्ड सिस्टम के अगर हम पोल्स को देखें डिटेल में, सो इस तरह से लेट्स से कि इसके पोल्स LHP के अंदर जो है वो प्लॉट किए गए हैं। सो एक प्लॉट आपको, एक पोल यहाँ पे नजर आ रहा है और उसकी का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट पोल जो है वो दूसरा यहाँ पे होगा। सो अब इस कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट पोल तक अगर मैं जो है वो फ्रॉम ओरिजिन आने की बात करूं, तो डायरेक्ट जो पोजीशन वेक्टर है अप टू दिस पोल, दैट इज ओमेगा एन नेचुरल फ्रिक्वेंसी। दोनों के केस में ऑब्वियसली ऐसे ही है, क्योंकि अभी हमने बात की है कि पूरे सर्कल के ऊपर जो सा वो
जो रेडियस ऑफ दिस सर्कल है दैट इज बेसिकली नेचुरल फ्रीक्वेंसी। इसी तरह से अगर हम यहाँ पे भी जाएं तो बेसिकली ये नेचुरल फ्रीक्वेंसी होगा। सो दिस हाइपोटेन्यूज इज बेसिकली ओमेगा एन नेचुरल फ्रीक्वेंसी। इसी तरह से इस पोल का जो रियल पार्ट है दैट इज बेसिकली सिग्मा डैम्पिंग फैक्टर, दिस इज द रियल पार्ट। और इसी तरह से जो इसका इमेजिनरी पार्ट है दैट इज ओमेगा ट्रू ऑसिलेशन फ्रीक्वेंसी। ओके, सो ये बेसिकली दो फैक्टर्स इस तरह से आ रहे हैं। सो अब अगर मैं इन दोनों चीजों को लेके चलूं तो here I will get a complete right angle triangle like this way. So ये complete right angle triangle बन रही है जिसका hypotenuse is natural frequency omega n, its base is basically sigma damping factor, and its perpendicular is basically omega true oscillation frequency। ठीक है, so इस तरह से वो basically हम पोल प्लॉट के ऊपर इन चीजों को लेके चल सकते हैं। और यही चीजें इक्वेशन में हम देखें तो इक्वेशन की फॉर्म में यही चीजें वेव फॉर्म में ये आ रही थी। सो ये वेव फॉर्म ऑलरेडी देख चुके हैं कि ये एक अंडरडैम्प्ड सिस्टम की वेव फॉर्म इस तरह की होगी। ठीक है, सो अब जो इस अंडरडैम्प्ड सिस्टम की इस वेव फॉर्म की जो अब फ्रीक्वेंसी है दैट इज इट्स ट्रू ऑसिलेशन फ्रीक्वेंसी और इट्स ऑसिलेशन फ्रीक्वेंसी ओमेगा विद हैविंग अ डैम्पिंग फैक्टर ऑफ सिग्मा, जो कि ये हमने इसकी वेव फॉर्म बना दी हुई है। ठीक है जी, और इस तरह से जो जीटा है इसका दैट जीटा इज बेसिकली 0.707। जब हमारे पास ये बेसिकली एंगल 45 डिग्री होगा हाइपोटेन्यूज का फ्रॉम द बेस, सो इन दैट केस जो हमने फार्मूला देखा है कि cos फाई के इक्वल है जीटा, so zeta is equal to cos phi and that is cos 45, so cos 45 is 0.707। so in this case जो है वो जब हमारे पास ये डैम्पिंग एंगल 45 डिग्री है तो वी विल हैव जीटा एज 0.707। तो इस चीज को हम अब आगे फर्दर क्लियर करते हैं। तो अब अगर मैं इस ट्रायंगल की बात करूं, सो इस ट्रायंगल को अगर आगे लेके चलें तो इन फ्रॉम दिस ट्रायंगल आई कैन फाइंड आउट द मोर फैक्टर्स। सो अब अगर इस राइट एंगल ट्रायंगल की बात की जाए तो जिस तरह अभी हमने देखा है, तो अगर यहाँ पे पोल बेसिकली हो at 45 degrees, so this is sigma which is damping angle। तो हाइपोटेन्यूज पे हमने बात की दैट इज नेचुरल फ्रीक्वेंसी। तो नेचुरल फ्रीक्वेंसी का जो ओरिजिन है, जो वेक्टर जो बेसिकली वेक्टर है, पोजीशन वेक्टर जो कि ओरिजिन से स्टार्ट होके पोल तक जा रहा है, सो इफ दिस वेक्टर दिस पोजीशन वेक्टर इज मेकिंग सम एंगल विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस, सो दैट एंगल इज बेसिकली फाई डैम्पिंग एंगल। ठीक है जी, सो ये डैम्पिंग एंगल जो है वो बेसिकली डिफाइन करेगा कि डैम्पिंग कितनी ज्यादा है, क्योंकि जिस तरह से ये जो पोल है ये अगर एक्स एक्सिस के करीब आता जाएगा, सो उसी हिसाब से ये जो डैम्पिंग फैक्टर है ये इंक्रीज होता जाएगा। तो डैम्पिंग फैक्टर इंक्रीज होने का मतलब है कि डैम्पिंग इसमें बढ़ रही है। सो cos phi इज डायरेक्टली रिलेटेड टू जीटा जो कि बेसिकली डैम्पिंग रेशो है। तो ये बेसिकली डिफाइन कर रहा है कि डैम्पिंग कितनी ज्यादा होगी। सो मैथमेटिकली और ज्योमेट्रिकली भी मैं इस चीज को डिफाइन कर सकता हूँ कि जो डैम्पिंग रेशो है दैट इज बेसिकली कॉज ऑफ फाई, कॉज ऑफ डैम्पिंग एंगल। क्योंकि कॉज में हम देख रहे हैं तो बेसिकली कॉज ऑफ एंगल इज बेसिकली बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। सो बेस में मेरे पास जो सा वो डैम्पिंग फैक्टर है सिग्मा एंड हाइपोटेन्यूज इज नेचुरल फ्रीक्वेंसी ओमेगा एन। सो दैट्स वाई हम जीटा को जो है वो एज अ रेशियो ऑफ डैम्पिंग फैक्टर एंड नेचुरल फ्रीक्वेंसी भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एंड आल्सो in the form of damping angle we can define it as another ratio which is cos phi। okay, cos phi is also trigonometric ratio of base over hypotenuse। okay, so ये सेम चीजें हैं। so that's how अगर हमें damping angle भी given हो तो we can also find out the damping ratio using this relationship, and other ways हम इस तरह से भी इनको रिलेट कर सकते हैं। एंड इसी तरह से इसी फार्मूला के थ्रू हम आगे चलें तो वी कैन डिफाइन के डैम्पिंग फैक्टर और नेचुरल फ्रीक्वेंसी के दरमियान जीटा इज द रिलेशनशिप। सो ये चीज मैंने इस तरह से डिफाइन की है। अब रह गई बात इसके वर्टिकल पार्ट की, परपेंडिकुलर की, विच इज ओमेगा। सो ओमेगा के लिए सिंपल अगर मैं पैथागोरस थ्योरम अप्लाई करता हूँ, सो पैथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग जो सा वो बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर।
सो इस फार्मूला के अकॉर्डिंग हम चलें तो वी कैन फाइनली फाइंड आउट द रिलेशनशिप बिटवीन ट्रू ऑसिलेशन फ्रिक्वेंसी एंड नेचुरल फ्रिक्वेंसी एंड आल्सो डैम्पिंग रेशो। सो इस तरह से हमारे पास ये ओमेगा का फैक्टर भी आ रहा है जो कि परपेंडिकुलर के इक्वल है दिस वन। तो अब जब भी अब आप देख रहे हैं कि हमारे पास जो सा वो जब भी हमारे पास रूट्स होंगे, सो रूट्स की फॉर्म हम अंडर डैम्प्ड सिस्टम में हमेशा माइनस सिग्मा प्लस माइनस जे ओमेगा की फॉर्म में होगी। सो अगर आपके पास जो सा ये फॉर्म भी अवेलेबल है, सिग्मा अवेलेबल है और ओमेगा अवेलेबल है, तो वी कैन फाइंड आउट natural frequency by using this formula, and we can find out also zeta damping ratio by using this formula। और इसी तरह से हमारे पास नेचुरल फ्रिक्वेंसी भी निकल सकती है। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है वो रिलेशनशिप्स यूज होंगे टू फाइंड आउट दीज इंटरडिपेंडेंट फैक्टर्स। So after knowing the relationship of all these factors, now you can understand कि एक अंडर डैम्प्ड सिस्टम जिसके अंदर जो है वो अगर डैम्पिंग एंगल 45 डिग्रीज हो, सो दैट इज अ परफेक्ट अंडर डैम्प्ड सिस्टम। और इस अंडर डैम्प्ड सिस्टम बेसिकली ये मेन क्लास है, और इसी मेन क्लास से हम आगे डिफरेंट काइंड ऑफ रिस्पॉन्सेज निकाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे क्रिटिकली डैम्प्ड रिस्पॉन्स की बात की थी और हमने अनडैम्प्ड रिस्पॉन्स की बात की थी। सो पोल्स की लोकेशन जो है वो डिफाइन कर रही है कि डैम्पिंग रेशो क्या है बेस्ड ऑन डैम्पिंग एंगल। एंड इसी की बेस पे हम बाकी फैक्टर्स जो सा वो देख रहे हैं कि इसी मेन इक्वेशन में से ही वो फैक्टर्स कम होते जाएंगे, तो हमारे पास दूसरे सिस्टम्स बनते जाएंगे। सो दिस इज द जनरल इक्वेशन ऑफ अंडर डैम्प्ड सिस्टम, और दैट विल बी रिड्यूस्ड टू फर्दर अदर टाइप ऑफ systems like critically damped and undamped। सो उसी अंडर डैम्ड सिस्टम से हम देखें कि हमने अनडैम्ड रिस्पांस को जो है वो निकाला है। सो इस अनडैम्ड सिस्टम की बात करें तो सिंपली हमने ये पहले देखा है कि अनडैम्ड सिस्टम के केस में पोल्स जो हैं वो इमेजिनरी एक्सिस पे कॉन्जुगेट पेयर्स हो जाएंगे, तो डैम्पिंग फैक्टर इज जीरो। सो डैम्पिंग फैक्टर जीरो होने से ई रेज टू पावर माइनस सिग्मा टी का जो फैक्टर है दैट विल बी वन। सो जो हमारे पास मेजर इक्वेशन अंडर डैम्ड सिस्टम की वहां पे ए के बाद ई रेस टू माइनस सिग्मा टी विल बिकम वन। ठीक है जी, वो बीच में से निकल गया, तो हमारे पास रिमेनिंग इक्वेशन ये रह गई है ए इज इक्वल टू कॉज ओमेगा टी प्लस थीटा। तो ओमेगा टी को हमने ओमेगा एन इसलिए लिख दिया क्योंकि अब जो है वो हमारे पास बेस जो है उस ट्रायंगल की जीरो है, और सिर्फ हमारे पास जो परपेंडिकुलर है दैट इज बेसिकली इक्वल टू नेचुरल फ्रिक्वेंसी ओमेगा एन। तो ये हाइपोटेन्यूज जो कि रेडियस था, यही बेसिकली अगर बिल्कुल वर्टिकल हो जाए तो तब भी ये रेडियस ही है, तो वी कैन से कि वर्टिकल जो पार्ट ओमेगा है नाउ दैट इज इक्वल टू ओमेगा एन। और इस तरह से हमारे पास जो ये इक्वेशन रह जाएगी दैट विल बी ए कॉज ओमेगा एन टी प्लस थीटा। सो कॉज ओमेगा एन टी पे हमारे पास हमने देखा था तो ये अनडैम्प्ड वेव फॉर्म आ रही है। ठीक है, विदाउट एनी डैम्पिंग ये नेचुरल फ्रिक्वेंसी पे ऑसिलेट करेगी। सो ये अनडैम्प्ड सिस्टम है, एंड इन दिस केस हमारे पास जो जीटा है, सो दैट जीटा इज इक्वल टू जीरो। ठीक है जी, जो अनडैम्प्ड सिस्टम के केस में डैम्पिंग रेशियो इज ऑलवेज जीरो। ठीक है, डैम्पिंग रेशियो जीरो का मतलब है कि इसमें कोई भी डैम्पिंग नहीं है। ठीक है, और फार्मूला से भी हम ये जस्टिफाई कर सकते हैं। तो हमारे पास जो एंगल बन रहा है between base and hypotenuse that is 90 degrees, so cos of 90 is 0, and also from this formula we can deduce के damping ratio जो है वो 0 होगी, so because damping factor is 0। so that's how we can compute an undamped system from any underdamped system। अब उसी अंडर डैम्ड सिस्टम का एक और केस देखें तो यही हमारे पास जो डबल कॉन्जुगेट पोल्स जो है वो यहाँ पे थे एट 45 डिग्री ऑफ एक्स एक्सिस, तो यही अगर मूव होते हुए रियल एक्सिस पे आ जाए, सो रियल एक्सिस पे आने का मतलब है कि इक्वल एंड रिपीटेड पोल्स, इक्वल एंड रिपीटेड रूट्स विच इज क्रिटिकली डैम्प्ड, ये हम पहले देख चुके हुए हैं। सो दिस इज कॉल्ड क्रिटिकली डैम्प्ड सिस्टम, जिसमें दोनों पोल्स जो है वो रियल एक्सिस पे कॉन्जुगेट रियल एक्सिस पे ही होंगे और रिपीटेड होंगे। ठीक है, सो इन दैट केस हम देखें तो नाउ सिग्मा डैम्पिंग फैक्टर जो उसका एक्स एक्सिस का पार्ट था, सो एक्स कंपोनेंट इज इक्वल टू नेचुरल फ्रीक्वेंसी, ये ओमेगा एन के इक्वल हो गया क्योंकि बिल्कुल सर्कल ओरिजिन से सर्कल तक का जो डिस्टेंस है दैट इज नेचुरल फ्रीक्वेंसी।
एंड नाउ वाई पार्ट इज जीरो. सो वाई पार्ट इज जीरो मीन्स कि जो इसकी ट्रू ऑसिलेशन फ्रिक्वेंसी है वो जीरो हो चुकी हुई है. सो वाई पार्ट एग्जिस्ट नहीं करता विच इज जीरो. सो अब हम उसी मेजर इक्वेशन की बात करें. सो मेजर इक्वेशन के अंदर कॉस ओमेगा टी प्लस थीटा की जो बात थी. सो नाउ ओमेगा इज जीरो. सो कॉस जीरो इज बेसिकली वन. सो उसी इक्वेशन में से अंडर डैम्ड सिस्टम की इक्वेशन में से कॉस जीरो का पार्ट वन हो गया एंड वी ओनली लेफ्ट विद ए इंटू ई रेस टू पावर माइनस सिग्मा टी. ठीक है जी. तो ये फैक्टर हमारे पास बाकी बचेगा उस अंडर डैम्ड सिस्टम की इक्वेशन में, ए ई रेस टू पावर माइनस सिग्मा टी. ओके, सिग्मा इज नॉन जीरो. और इसी तरह से रिपीटेड रूट होने की वजह से हमारे पास जो सा वो दूसरा फैक्टर जो है वो रिपीटेड रूट का आएगा टाइम इंटू ई रेस माइनस सिग्मा टी, पिछले लेक्चर में जिसमें हम देख चुके हुए हैं. सो इन दिस केस नाउ द एंगल इज जीरो. जो डैम्पिंग एंगल है वो जीरो है क्योंकि हाइपोटेन्यूज और जो बेस है वो दोनों इक्वल हो चुके हुए हैं. तो एंगल इज डैम्पिंग एंगल इज जीरो. सो कॉस जीरो इज इक्वल टू वन. सो इन क्रिटिकली डैम्प्ड सिस्टम्स जीटा इज ऑलवेज इज इक्वल टू वन. तो डैम्पिंग क्योंकि इसमें कंप्लीट डैम्पिंग है. ओके, सो जीटा इज इक्वल टू वन का मतलब है मैक्सिमम डैम्पिंग. ठीक है, मैक्सिमम डैम्पिंग का मतलब है कि क्रिटिकली ऑप्टिमम डैम्पिंग है. तो क्रिटिकली डैम्पिंग का मतलब ये है कि इसमें अब जो सा वो ऑसिलेशन बिल्कुल नहीं रही और सिर्फ ये सिस्टम डैम्प हो जाएगा. तो हम यहाँ देख सकते हैं इस वेव फॉर्म में कहीं पे भी हमें ऑसिलेशन नहीं नजर आ रही और ये कंप्लीट जो सा वो क्रिटिकली डैम्प्ड है. ये बड़ी जल्दी जो सा वो अपनी बड़ी जल्दी डिके कर गया है विदाउट एनी ऑसिलेशन. तो ये क्रिटिकली डैम्प्ड है कि बड़ी ऑप्टिमल सी इसमें डैम्पिंग होगी. एंड इसी इसी इसकी इस इक्वेशन को हम इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे डैम्पिंग फैक्टर और नेचुरल फ्रिक्वेंसी आपस में इक्वल हो चुके हुए हैं. ठीक है जी. सो इस तरह से हम देखें तो that's how we can find out a critically damped system from any under damped system. तो इस तरह से हम एक अंडर डैम्प सिस्टम को फर्दर आगे डिफरेंट उनमें से डिड्यूस कर सकते हैं, अनडैम्प्ड सिस्टम भी और क्रिटिकली डैम्प्ड सिस्टम भी. सो अब आपको आइडिया हो चुका है कि किस तरह से ये सब फैक्टर्स आपस में इंटर रिलेटेड हैं. एंड हमने ज्योमेट्रिकली भी इनको देख लिया कि ये किस तरह से आपस में रिलेटेड हैं. ठीक है जी. सो दैट इज द रिलेशनशिप बिटवीन ऑल दीज फैक्टर्स: डैम्पिंग रेशो, अनडैम्प्ड नेचुरल फ्रिक्वेंसी, डैम्पिंग फैक्टर, डैम्पिंग एंगल एंड ट्रू ऑसिलेशन फ्रिक्वेंसी. तो ये पांच फैक्टर्स जो हैं ये आपस में रिलेटेड हैं और ये ज्योमेट्रिकली हम जो सा वो फाइंड आउट कर सकते हैं. ये सारी हमने डिटेल में देख लिया कि हाउ वी कैन फाइंड आउट geometrically, and also we have defined that their relationships from its geometry, from and that geometry is coming from S plane. So simple ये एक S plane जो plot है of poles, तो यहाँ से हमने ये सारी geometry के थ्रू रिलेशनशिप्स आपस में फाइंड आउट किए हैं. सो ये रिलेशनशिप आगे जो है वो हमें काफी हेल्प आउट करेंगे टू फाइंड आउट डिफरेंट पैरामीटर्स. और इसी तरह से ये हमने ये भी बात की है कि अगर हमारे पास जीटा जीरो हो जाए तो कैसे हमारे पास जो है वो डैम्पिंग फैक्टर खत्म हो जाता है और हमारे पास अनडैम्प्ड रिस्पांस आ जाता है. अभी हम ये देख चुके हुए हैं. सो इन दैट केस अनडैम्प्ड रिस्पांस में हमारे पास सिर्फ इमेजिनरी कैरेक्टरिस्टिक रूट्स हैं, मींस के सिर्फ हमारे पास ओमेगा फ्रिक्वेंसी होगी विच इज इक्वल टू ओमेगा एन नेचुरल फ्रिक्वेंसी एंड इट विल गिव राइज टू नेवर एंडिंग ऑसिलेशंस. तो इसमें बिल्कुल हमारे पास ऐसी ऑसिलेशंस आएंगी जो कि कभी एंड अप नहीं हो रही होंगी और अपनी नेचुरल फ्रिक्वेंसी पे हमेशा ऑसिलेट करता रहेगा सिस्टम. So next in this example, we will find out all these parameters, 5 parameters from a second order system. So for example, अगर हमारे पास किसी second order system का transfer function given है, so from this transfer function हम किस तरह से चलेंगे कि we know that the denominator of transfer function is characteristics polynomial. So characteristic polynomial को हम इस जनरल फॉर्म के साथ इक्वेट कर सकते हैं, which is s square plus 2 zeta omega ns plus omega n square. ठीक है. सो ये फॉर्म आप जरूर याद रखेंगे. एंड इन दैट केस एक चीज यहाँ पे जरूरी जेन में रखने वाली है, दैट इज कि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल का जो एस स्क्वायर का जो फैक्टर है दैट इज वन. सो ये चीज जरूर आप जेन में रखें. तो अगर आपके पास कोई कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल ऐसा आता है कि जहाँ पे एस स्क्वायर के साथ कोई फैक्टर मल्टीप्लाई हो रहा है, सो देन यू हैव टू डिवाइड कंप्लीट कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल विद दैट मल्टीप्लाइड फैक्टर, ताकि आप उसको एस स्क्वायर प्लस 2 जीटा मेगा एन एस की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकें. तो उसके लिए ज़रूरी है कि आपके पास
करेक्टरिस्टिक्स पोलिनोमियल एफ स्क्वायर प्लस समथिंग की फॉर्म में हो। और नाउ अब आप डायरेक्टली इस कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल को थ्रू दिस जनरल फॉर्म इन द फॉर्म ऑफ जीटा एंड ओमेगा एन आप इक्वेट करके जो सा फैक्टर्स को निकाल सकते हैं। सो फर्स्ट स्टेप वी विल फाइंड आउट अनडैम्ड नेचुरल फ्रीक्वेंसी। सो अनडैम्ड नेचुरल फ्रीक्वेंसी के लिए हमें क्या करना है कि ओमेगा एन स्क्वायर इज इक्वल टू बेसिकली 30। सो इस फार्मूला के अकॉर्डिंग आप ओमेगा एन निकाल सकते हैं। सो ओमेगा एन विल बी अंडर रूट 13 विच विल बी 3.6। इसी तरह से नेक्स्ट सेकंड स्टेप में डैम्पिंग रेशो अगर हम निकालें तो डैम्पिंग रेशो कैन बी फाइंड आउट बाय इक्वेटिंग दिस फैक्टर। सो 2 जीटा ओमेगा एन इज इक्वल टू 3। ठीक है जी। तो 2 जीटा ओमेगा एन इज इक्वल टू 3 हम इक्वेट कर रहे हैं करस्पॉन्डिंग टर्म्स को। एस के फैक्टर्स को हमने एस के फैक्टर्स को इक्वेट किया है और ओमेगा एन हम ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके हैं 3.6। तो अब इस फार्मूला में अगर हम ओमेगा एन की वैल्यू पुट करें तो वी कैन फाइंड आउट द जीटा विच इज 0.42। सो दिस इज द डैम्पिंग रेशो 0.42। सो इसी तरह से हम ट्रू ऑसिलेशन फ्रिक्वेंसी, अब हमारे पास जीटा भी अवेलेबल है और ओमेगा नेचुरल फ्रिक्वेंसी भी अवेलेबल है, तो वी कैन फाइंड आउट ओमेगा द ट्रू ऑसिलेशन फ्रिक्वेंसी। सो ट्रू ऑसिलेशन फ्रिक्वेंसी हम इस फार्मूला के अकॉर्डिंग, ये फार्मूला हम देख चुके हैं हमने कैसे कंप्यूट किया है। सो इस फार्मूला के अकॉर्डिंग हम ट्रू ऑसिलेशन फ्रिक्वेंसी भी निकाल सकते हैं। सो इस एग्जांपल का मतलब ये है कि अब ये जो सिस्टम है, सो इस सिस्टम के अंदर जो डैम्पिंग रेशो है वो दैट इज 0.4। सो बेसिकली ये अंडर डैम्प सिस्टम है और ये इस तरह से ऑसिलेट कर रहा होगा। डैम्प्ड ऑसिलेशन है, अंडर डैम्प्ड सिस्टम है। और ये जो इस केस में इसकी जो डैम्पिंग है, नाउ इसकी इक्वेशन जो हमारे पास बनेगी दैट विल बी ई रेज टू पावर सिग्मा हम फाइंड आउट कर सकते हैं यहाँ पे, विच इज इक्वल टू सिग्मा इज इक्वल टू जीटा ओमेगा एन। ये हम देख चुके हैं इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग। सो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि 2 सिग्मा इज इक्वल टू 3 फ्रॉम दिस रिलेशनशिप एंड फ्रॉम हेयर वी कैन फाइंड आउट सिग्मा इज इक्वल टू 3/2। सो यहाँ पे अगर हम इसकी इक्वेशन लिख रहे हैं तो ई रेज़ टू पावर माइनस 3/2 इंटू टी इंटू cos of omega. Now omega is 3.27, so 3.27 t प्लस थीटा। सो ये हमारे पास जो सा वो कंप्लीट इस अंडर डैम्प्ड सिस्टम की इक्वेशन आएगी। सो इस तरह से हम किसी भी सिस्टम के थ्रू जो है वो कोई भी हमें ट्रांसफर फंक्शन गिवन है तो हम डायरेक्टली जो है वो इन फैक्टर्स को निकाल सकते हैं। ठीक है। तो ये तो हमने जीटा और ओमेगा एन इस कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल को इस जनरल फॉर्म से इक्वेट करके निकाले। और इसी तरह से अगर आप एस स्क्वायर प्लस 3 एस प्लस 13 के फैक्टर्स बना लें जो कि कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट आएंगे तो वहां से भी आप इस सिग्मा को और ओमेगा को फाइंड आउट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल वो देखें जरा कि अगर हम इस कैरेक्टरिस्टिक्स पोलिनोमियल के फैक्टर्स बनाएं तो वो हमारे पास ये बनेंगे एस प्लस 1.5 प्लस 3.27 आयोटा एंड सेम इस तरह से ये वाला भी। सो हेयर वी कैन राइट इट एज बेसिकली इक्वल टू एस प्लस 1.5 होल स्क्वायर प्लस 3.27 स्क्वायर। ठीक है। सो ये फॉर्म हमने देखा था, तो दिस फॉर्म इज बेसिकली इक्वल टू एस प्लस सिग्मा स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर। सो यहाँ पे अब हम देख सकते हैं कि सिग्मा इज बेसिकली 1.5। सो हेयर फ्रॉम हेयर वी कैन फाइंड आउट सिग्मा इज 3/2 और 1.5। और ओमेगा भी हमारे पास डायरेक्टली कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल के पेयर्स बनाने से ही हमारे पास डायरेक्टली ओमेगा की वैल्यू निकल आती है, हमें ये फार्मूला भी यूज करने की जरूरत नहीं है। सो दिस इज अ लॉन्गर वे। ये भी फार्मूला ठीक है, यहाँ से भी हम निकाल सकते हैं, लेकिन डायरेक्टली अगर हमारे पास फैक्ट कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल के फैक्टर्स हों, मतलब हमने अगर पोल्स फाइंड आउट कर लिए हैं तो वहां से भी हम ओमेगा डायरेक्टली फाइंड आउट कर सकते हैं, जो कि इस केस में 3.27 है। ठीक है जी। सो ये देखें आप, डैम्पिंग फैक्टर और ट्रू ऑसिलेशन फ्रिक्वेंसी डायरेक्टली हमें कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल के फैक्टर बनाने से ही मिल जाते हैं। और बाकी जो प्रोसेस है जीटा और ओमेगा नेचुरल फ्रिक्वेंसी के लिए हमें जो है वो ये इक्वेशंस को, इन रिलेशनशिप्स को यूज करना पड़ेगा। और इसी तरह से अगर हमें डैम्पिंग एंगल फाइंड आउट करना हो,
So damping angle is basically cos inverse of phi. Okay, so यहाँ पे हम damping angle find out कर सकते हैं, that is cos inverse of zeta. So phi damping angle is equal to cos inverse of zeta, so that is 0.42 zeta. So damping angle is equal to 65.16 डिग्रीज. ओके, सो ये हमारे पास डैम्पिंग एंगल है. तो अब आप देख रहे हैं कि हमने 5 जो ये फैक्टर्स हैं, सारे के सारे ये 5 फैक्टर्स जो हैं वो एक कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल से फाइंड आउट कर लिए हैं. ठीक है, सो इसकी दोनों डिफरेंट फॉर्म्स को यूज करते हुए एक फॉर्म हमने ये देखी है एस प्लस सिग्मा होल स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर की फॉर्म, और दूसरी एस स्क्वायर प्लस 2 जीटा ओमेगा एन एस प्लस ओमेगा एन स्क्वायर की फॉर्म. सो यहाँ से ये पांचों हमारे पास फैक्टर्स फाइंड आउट हो सकते हैं, और इनको अगर हमारे पास हम पोल्स को प्लॉट कर लेते हैं एस प्लेन में, सो पोल को प्लॉट करके हम ग्राफिकली भी जो सा है वो इन चीज़ों को फाइंड आउट कर सकते हैं, लाइक वी डिड इन प्रीवियस इन दिस लेक्चर. सो नेक्स्ट आर द प्रॉब्लम्स ऑफ दिस सेकंड ऑर्डर सिस्टम. सो यहाँ पे हमें बेसिकली फाइंड आउट करना है अनडैम्प्ड नेचुरल फ्रीक्वेंसी ओमेगा एन, और इसी तरह से डैम्पिंग रेशो जीटा, और ऑसिलेशन फ्रिक्वेंसी या ट्रू ऑसिलेशन फ्रिक्वेंसी ओमेगा. ये 3 फैक्टर्स हमें फाइंड आउट करने हैं, एंड ट्रांसफर फंक्शन इज गिवन टू अस. सो यहाँ पे हम अब कैरेक्टरिस्टिक्स पोलिनोमियल को जो है वो कन्वर्ट कर सकते हैं, इसके फैक्टर्स बना लें पहले. तो अगर आप इसके फैक्टर्स बनाते हैं तो वहाँ से आपको सिग्मा और ओमेगा मिल जाएंगे. ओके, और इसी तरह से अगर आप इसकी सेकंड फॉर्म को लेके चलें, सो जिस तरह हमने पहले देखा है, तो दैट फॉर्म वाज एस स्क्वायर प्लस 2 जीटा ओमेगा एन एस प्लस ओमेगा एन स्क्वायर. सो इस फॉर्म के साथ इक्वेट कर लें तो ओमेगा एन स्क्वायर इज इक्वल टू 100. सो यहाँ से आपके पास ओमेगा एन फाइंड आउट हो जाएगा, और इसी तरह से 2 जीटा ओमेगा एन इज इक्वल टू 1. सो यहाँ पे 1 है, सो इसके साथ इक्वेट कर लें तो यू कैन फाइंड आउट जीटा. सो इस तरह से हम जो है वो इन प्रॉब्लम्स में फाइंड आउट, आप ये तीनों फैक्टर्स को फाइंड आउट कर सकते हैं. सो ये इसी ऑर्डर में आपको आंसर दिए मैं. फर्स्ट वन इज नेचुरल फ्रीक्वेंसी ओमेगा एन, एंड सेकंड वन इज डैम्पिंग रेशो जीटा. सो ये जीटा है, ये नेचुरल फ्रीक्वेंसी है, एंड थर्ड वन इज बेसिकली ओमेगा, ट्रू ऑसिलेशन फ्रीक्वेंसी. सो इस तरह से आप इजीली इन प्रॉब्लम्स में ये सारे फैक्टर्स फाइंड आउट कर सकते हैं. इसी तरह से नेक्स्ट हम चलें तो यहाँ पे अब इन प्रॉब्लम्स के अंदर आपको कांस्टेंट के फाइंड आउट करना है. आपको ट्रांसफर फंक्शन गिवन है, और ट्रांसफर फंक्शन के साथ एक आपको सेकंड ऑर्डर रिस्पांस की प्रॉपर्टी गिवन है. ओके, तो इन पांचों में से कोई एक प्रॉपर्टी आपको गिवन है और ट्रांसफर फंक्शन गिवन है, तो आपको कांस्टेंट के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. सो फॉर एग्जांपल इन फर्स्ट प्रॉब्लम आपको जीटा दिया हुआ है, दैट जीटा इज बेसिकली 0.7, और के ये फैक्टर है जो कि आपने फाइंड आउट करना है. सो सिंपली आप इस पूरे कैरेक्टरिस्टिक्स पोलिनोमियल को इक्वेट करवा लें एस स्क्वायर प्लस 2 जीटा ओमेगा एन एस प्लस ओमेगा एन स्क्वायर से, और इसको इक्वेट करवा के आप जो सा वो डिफरेंट आपके पास इक्वेशंस आएंगी, और उन इक्वेशंस के थ्रू आप के की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं. सो सेम आपको बाकी भी फैक्टर्स के अंदर इसी तरह से ही चलना है, कैरेक्टरिस्टिक्स पोलिनोमियल को इक्वेट करवाना है. यहाँ पे अब आपको ओमेगा गिवन है. ओके, ओमेगा गिवन है तो आप जो सा यहाँ से जीटा के साथ इसको इक्वेट कर सकते हैं, नेचुरल फ्रिक्वेंसी आप फाइंड आउट कर सकते हैं. तो नेचुरल फ्रिक्वेंसी अगर आपके पास आ जाती है तो आप ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा एन इंटू 1 माइनस जीटा स्क्वायर अंडर रूट, ये फार्मूला यूज करते हुए भी आप जीटा फाइंड आउट कर सकते हैं. और जब जीटा आप निकाल लेते हैं तो 2 जीटा ओमेगा एन, सो यहाँ पे के इज इक्वल टू 2 जीटा ओमेगा एन. सो यहाँ से अब आप इस इक्वेशन के थ्रू के फाइंड आउट कर सकते हैं. सो दीज आर वेरी सिंपल प्रॉब्लम्स. अच्छा, यहाँ पे ये चीज़ आप देखेंगे जो मैंने आपको पहले प्रीवियसली बताई है कि यहाँ पे अब आप इसको डायरेक्टली जो सा वो रिलेट करेंगे एस स्क्वायर प्लस 2 जीटा ओमेगा एन एस प्लस ओमेगा एन स्क्वायर से. सो उसके लिए डायरेक्टली आप इक्वेट नहीं कर सकते. क्यों? क्योंकि यहाँ पे एस स्क्वायर के साथ कोफिशिएंट जो है वो 1 नहीं है. ओके, यहाँ पे हम देखते हैं कि फार्मूला में हमारे पास एस स्क्वायर के साथ कोफिशिएंट 1 है. सो इसको इक्वेट करवाने के लिए अब आपको क्या करना है कि आपको इस पूरे कैरेक्टरिस्टिक्स पोलिनोमियल को डिवाइडेड बाय 3 कर रहे हैं. ठीक है, सो आप न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर डिवाइडेड बाय 3 कर सकते हैं, जिससे कि
आपने अब पूरे फ्रैक्शन को न्यूमिनेटर को भी डिवाइडेड बाय 3 किया और डिनोमिनेटर को डिवाइडेड बाय 3 किया, तो इससे ओवरऑल कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। लेकिन इसका ये फायदा हो जाएगा कि आपके पास ये जो चीज़ है ये सिर्फ एस स्क्वायर रह जाएगा। देन आप जो सा वो अब इस तरह से डिवीजन करने के बाद अब आप इक्वेट कर सकते हैं इस इक्वेशन के साथ। सो देन आप उसी तरह प्रोसीड करते हुए के की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पे भी आपको जीटा गिवन है और इसी तरह से लास्ट प्रॉब्लम में आपको ओमेगा एन गिवन है। अगेन अब आपको यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स पोलिनोमियल को डिवाइडेड बाय के करना है, तो न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर डिवाइडेड बाय के आप करके चलें, तो तब आप ओमेगा एन के थ्रू आप के की वैल्यू जो सा वो फाइंड आउट कर सकते हैं। सो दैट्स हाउ यू विल सॉल्व दीज प्रॉब्लम्स। ऑलरेडी हम ये चीज देख चुके हुए हैं कि अगर जो जब नेचुरल रिस्पांस डिके कर जाएगा सिस्टम में से, तो नेचुरल रिस्पांस के डिके करने के बाद सिर्फ फोर्स्ड रिस्पांस बाकी रह जाएगा जो कि ड्यू टू इनपुट होगा। सो यहाँ पे हम स्टेप रिस्पॉन्सेज देख रहे हैं। तो स्टेप रिस्पॉन्स का मतलब है कि इनपुट जो है वो हमने स्टेप रिस्पॉन्स दी है। सो दैट मीन्स कि जब करेक्टरिस्टिक्स पोलिनोमियल के रूट्स की वजह से नेचुरल रिस्पॉन्स डिके कर जाएगा तो सिर्फ स्टेप रिस्पॉन्स रह जाएगा। सो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि फाइनली जितनी भी वेव फॉर्म्स हैं वो वाई टी इज इक्वल टू 1 के अगेंस्ट जो सा वो चल रही हैं। ठीक है, सो यहाँ पे ये डिके ऑसिलेशंस डिके होने के बाद वाई जो सा वो इज इक्वल टू 1 हो जाएगा जो कि स्टेप रिस्पॉन्स है। सो यहाँ पे अब हम देखें कि डिफरेंट वेरिंग डैम्पिंग रेशोज, डिफरेंट डैम्पिंग रेशो के हिसाब से हम देख रहे हैं कि ये पूरा रिस्पॉन्स सिस्टम का क्या है। सो फर्स्ट वन इज जीटा इज इक्वल टू 0 अनडैम्प्ड, ये हम देख चुके हैं। सो द फर्स्ट वन, ये जो ब्लैक वेव फॉर्म आप देख रहे हैं, सो दिस ब्लैक वेव फॉर्म इज जीटा इज इक्वल टू 0 अनडैम्प्ड। ओके, इसमें कोई भी डैम्पिंग नहीं है, ये बिल्कुल अपनी नेचुरल फ्रीक्वेंसी के ऊपर ऑसिलेट कर रही है, प्योर कॉज वेव है, एंड दैट इज ओनली बेसिकली दैट इज ओनली कॉज ओमेगा एन टी। ओके, सिर्फ नेचुरल फ्रीक्वेंसी के ऊपर चल रही है, जीटा इज इक्वल टू 0 अनडैम्प्ड। इसी तरह से आप देखें तो इससे हम नीचे बात कर रहे थे सबसे पहले, इसके बाद हम क्रिटिकली डैम्प्ड की बात कर रहे थे। फॉर एग्जांपल जीटा इज इक्वल टू 1, सो ये आप देख रहे हैं कि जीटा इज इक्वल टू 1 है, तो ये पर्पल वेव फॉर्म जो है ये क्रिटिकली डैम्प्ड है, इसमें कोई भी ऑसिलेशन नहीं है और ये बिल्कुल जो सा वो इसमें ऑसिलेशन नहीं आई और ये बिल्कुल जो सा वो जल्दी राइज करके अपने स्टेप रिस्पॉन्स को पहुंच गई है, जो कि 1 को इसने अचीव कर लिया बड़ी जल्दी, जो सा इसका रिस्पॉन्स डिके हो गया है, नेचुरल रिस्पॉन्स। सो ये बेसिकली अब हमारे पास हमने देखा कि जीटा इज इक्वल टू 1 क्रिटिकली डैम्प्ड है सिस्टम। ओके, क्रिटिकली डैम्प्ड में इसका मतलब हमारे पास जो इसकी इक्वेशन आएगी दैट विल बी ई रेज टू पावर माइनस सिग्मा टी प्लस टी ई रेज टू पावर माइनस सिग्मा टी। सो ये हमारे पास इसकी जीटा इज इक्वल टू 1 के ऊपर ये पर्पल वेव फॉर्म आ जाएगी क्रिटिकली डैम्प्ड की। अब इस क्रिटिकली डैम्प्ड और अनडैम्प्ड के दरमियान हमारे पास सारे का सारा जो है वो अंडर डैम्प्ड सिस्टम है। ओके, सो फॉर अंडर डैम्प्ड सिस्टम द डैम्पिंग रेशियो इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0 बट लेस देन 1। सो ग्रेटर देन 0 और लेस देन 1 के अंदर आप जितनी भी डैम्पिंग रेशियोज देख रहे हैं, सो ये सारे अंडर डैम्प्ड सिस्टम है, स्टार्टिंग फ्रॉम दिस ग्रीन वेव फॉर्म, फिर ये ब्लू वेव फॉर्म, फिर रेड वेव फॉर्म और ऑरेंज वेव फॉर्म। सो ये चारों जो सी वेव फॉर्म्स आप देख रहे हैं ये अंडर डैम्प्ड सिस्टम है, जो कि इस इक्वेशन को फॉलो कर रही होंगी, ई रेज़ टू पावर माइनस सिग्मा टी प्लस इनटू कॉज ओमेगा टी प्लस थीटा। सो इस रिलेशनशिप को, इस इक्वेशन को फॉलो कर रही हैं। सो दीज ऑल आर दी अंडर डैम्प्ड सिस्टम्स, मतलब इनके अंदर हमें देखें आप तो वेव फॉर्म जो सी है वो डैम्प हो रही है। ठीक है, सो ग्रीन वेव फॉर्म भी आहिस्ता आहिस्ता एम्पलीट्यूड कम कर रही है, इसी तरह से ब्लू वेव फॉर्म का भी एम्पलीट्यूड कम हो रहा है, और जो ब्राउन वेव फॉर्म है एंड ऑरेंज वेव फॉर्म, इनके अंदर भी ऑसिलेशन कम होती जा रही है और ये भी डैम्प हो जाती हैं। सो दीज ऑल आर द अंडर डैम्प्ड सिस्टम्स। और इसी तरह से जो हमने फोर्थ केस देखा हुआ है दैट इज ओवर डैम्प्ड। सो ओवर डैम्प के केस में जो हमने ये देखा है जीटा इज इक्वल टू 2, तो रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स थे। सो रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स के केस में इसकी जो हमारे पास वेव फॉर्म आ रही थी दैट वाज ई रेज टू पावर माइनस ए टी प्लस ई रेज टू पावर माइनस बी टी। सो रियल एक्सिस पे रियल पोल्स थे और दो डिफरेंट पोल्स थे। ओके, सो ये बेसिकली इसमें दो हमारे पास एक्सपोनेंशियल वेव फॉर्म्स आ जाती थी और इसलिए ये ओवर डैम्प था। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा डैम्प हो गया, आप देखें आप, तो जीटा इज इक्वल टू 1 क्रिटिकली डैम्प है कि वो जल्दी राइज भी हो गया, बट जीटा इज इक्वल टू 2 जो कि
ओवर डैम्प्ड है, ये बहुत देर के बाद जाके राइज हो रहा है. सो दिस इज आल्सो जीटा इज इक्वल टू 2 इज आल्सो अनवांटेड रिस्पॉन्स. ठीक है जी, ये बहुत ओवर डैम्प्ड रिस्पॉन्स है. एंड फॉर ओवर डैम्प्ड रिस्पॉन्स जब भी हमारे पास जो है वो डैम्पिंग रेशियो ग्रेटर देन 1 होगी, सो दैट विल ऑलवेज बी ओवर डैम्प्ड सिस्टम. सो ये डैम्पिंग रेशियो और डिफरेंट सिस्टम्स का जो है वो रिलेशनशिप हम देख सकते हैं कि किस तरह से. ओके, सो ये डैम्पिंग रेशियो का आप जो इफेक्ट है ये जहन में रखें. और रिलेशनशिप ऑफ दीज सिस्टम्स विद रूट लोकेशंस ये भी हम दे सकते हैं. सो रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स. सो रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स, और यहाँ पे हम देख सकते हैं दिस इज ओवर डैम्प्ड रिस्पॉन्स. सो ये ओवर डैम्प्ड रिस्पॉन्स है एंड जीटा इज ग्रेटर देन 1. and here real and repeated roots, so zeta is equal to 1 critically damped. ठीक है जी. सो इसमें डैम्पिंग बहुत क्रिटिकल है, ये जल्दी राइज कर गया. ठीक है, और ऑसिलेशंस भी नहीं है. सो दिस इज क्रिटिकली डैम्प्ड. इसी तरह से थर्ड जो केस है इसमें देखें तो हमारे पास जो सा वो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट पोल्स है. सो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट पोल्स और जो जीटा है दैट इज बिटवीन 0 and 1. सो दिस इज अंडर डैम्प्ड रिस्पॉन्स. सो ये अंडर डैम्प्ड रिस्पॉन्स है कि इसमें ऑसिलेशंस भी हैं और डैम्पिंग भी है. ठीक है, सो ये हमारे पास इस तरह से फिर सिस्टम्स चल रहे हैं. और इसी में हमने देखा था कि अगर पोल्स हमारे पास कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट पोल्स हो जाए, कॉन्जुगेट पार्ट्स ही हैं, सिर्फ इमेजिनरी पार्ट है, तो जीटा इज इक्वल टू 0 है. अनडैम्प्ड सिस्टम था हमारे पास ये, तो ट्रू ऑसिलेशन फ्रिक्वेंसी कॉज ओमेगा एन टी के ऊपर ये ऑसिलेट करता रहेगा. इसी तरह से अगर ये हमारे पास कॉन्जुगेट पेयर्स जो सा आर एच पी में आ जाए, राइट हैंड प्लेन में आ जाते हैं, सो राइट हैंड प्लेन में आने की वजह से ये अनस्टेबल हो जाएगा. मतलब अब जो है इसमें जो वेव फॉर्म है वो ई रेज टू पावर प्लस सिग्मा टी होगा. सो ई रेज टू पावर प्लस सिग्मा टी की वजह से इसमें राइज आना है. ओके, सो ये नेगेटिवली डैम्प्ड हो गए. सो अब ये नेगेटिवली डैम्प है, इसके अंदर डैम्पिंग नेगेटिव हो गई है. ओके, ये ज़्यादा हाईली सेंसिटिव है, ये आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज होता जाएगा. ओके, सो इसी तरह से अगर यही हमारे पास जो सा वो रियल एंड डिस्टिंक्ट जो पोल्स हैं वो आर एच पी में रियल एक्सिस पे आ जाएं, तो तब भी ये हमारे पास नेगेटिवली डैम्प्ड है कि ये फॉरन बहुत जल्दी जो सा वो राइज कर जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा. सो दीज आर द डिफरेंट रिलेशनशिप्स ऑफ द रूट लोकेशंस विद वेव फॉर्म्स. और इसी के अकॉर्डिंग हम देख सकते हैं कि स्टेबल रिस्पॉन्सेज कौन से हैं और अनस्टेबल रिस्पॉन्सेज कौन से हैं. So all these systems are stable systems when all the poles are in LHP. लेफ्ट हाफ प्लेन के अंदर सारे पोल्स हैं, तो ये स्टेबल सिस्टम्स हैं. ओके, सो यहाँ पे देख रहे हैं कि स्टेबल हम किस तरह से कह रहे हैं कि ये सारे के सारे जो वेव फॉर्म्स हैं वो फाइनली जो स्टेप रिस्पॉन्स है, जो फोर्स रिस्पॉन्स है, वही रह गया. नेचुरल रिस्पॉन्स डिके आउट होने के बाद सिस्टम एक वैल्यू के ऊपर ही फिक्स हो जाएगा. ठीक है, इन तीनों केसेस में. सो ऑल दीज थ्री केसेस आर स्टेबल सिस्टम्स. और इसी तरह से जो हमारे पास अनडैम्ड का सिस्टम है, सो अनडैम्ड सिस्टम में हमारे पास पोल्स जो है इमेजिनरी एक्सिस पे हैं, तो अब ये किसी एक वैल्यू पे फिक्स तो नहीं होगा, ये ऑसिलेशंस तो हमेशा नेवर एंडिंग ऑसिलेशंस ऐसी चलती रहेंगी. सो इसके लिए जो है वो हम एक डिफरेंट टर्म यूज करते हैं विच इज कॉल्ड मार्जिनली स्टेबल. सो ये मार्जिनली स्टेबल सिस्टम है. So that means कि ये it is neither unstable or nor it is completely stable. So completely stable भी नहीं है लेकिन ये unstable भी नहीं है. So this is marginally stable. ये एक specific case है. और इसी तरह से हम जो बाकी जो देख रहे थे, जो हमारे पास पोल्स जो सा वो RHP में आ जाते हैं, तो RHP में आने से ये unstable systems है. So these are both two are unstable systems. सो यही हमने बात पहले की है कि पोल अगर आपके पास एक भी पोल आर एच पी में आया था तो सिस्टम अनस्टेबल हो जाएगा. सो एट बॉर्डर दीज पोल्स विल गिव राइज मार्जिनली स्टेबल सिस्टम, एंड इन आर एच पी, so in LHP these all these poles will give rise to stable systems. तो ये सब हमारे पास stable system है. सो ये कंप्लीट रिलेशनशिप अब हमने देख लिया एक सेकंड ऑर्डर सिस्टम को किस तरह से हम जो है वो विद पोल्स डिफरेंट लोकेशंस के साथ और उनका जीटा के साथ जो डैम्पिंग रेशियो के साथ रिलेशनशिप है, तो कैसे हम इन सेकंड ऑर्डर सिस्टम्स को कैरेक्टराइज करेंगे. सो ये इनकी स्टेबिलिटी को भी डिफाइन कर रहे हैं.
सो परफॉर्मेंस मेजर्स फाइंड आउट करने के लिए किसी भी सिस्टम की हम बात करें तो उस सिस्टम में हमारे पास जो है वो करेक्टरिस्टिक्स रूट्स हैं, उसकी इनिशियल कंडीशंस है और इनपुट फंक्शन है। और अगर हम इन्हीं परफॉर्मेंस मेजर्स की अगर डिटेल्ड इनसाइट लेना चाहते हैं, सो उसके लिए अगर हम एक सेकंड ऑर्डर अंडर डैम्प्ड सिस्टम को ही कंसिडर कर लें with zero initial conditions and a unit step input, so then we can have sufficient information about these performance measures of a system. सो बिकॉज हमने देखा है कि जो इनिशियल कंडीशंस हैं तो नॉन जीरो इनिशियल कंडीशंस सिस्टम में सिर्फ एम्पलीट्यूड इंक्रीज करती हैं, लेकिन उसकी ओवरऑल उसकी रिस्पांस की करेक्टरिस्टिक्स को चेंज नहीं करती। सो दैट्स व्हाई वी कैन कंसीडर जीरो इनिशियल कंडीशन। इनिशियल कंडीशंस का कोई इशू नहीं होगा, और करेक्टरिस्टिक्स रूट्स हैं बेसिकली जो कि हमें चाहिए होंगे, और प्लस इनपुट कमांड जो है वो क्या होगी। तो इनपुट कमांड के तौर पे हमने रखा है कि हम यूनिट स्टेप इनपुट को देखेंगे, और करेक्टरिस्टिक्स रूट्स जो हैं वो अंडर डैम्प्ड सिस्टम के हम कंसिडर कर रहे हैं। सो इन दिस केस अब यही परफॉर्मेंस मेजर्स जो हैं वो बेसिकली हमारे पास उन 5 फैक्टर्स से निकलेंगे जो हमने पहले देखे थे, नेमली एज डैम्पिंग रेशो विच वाज जीटा, undamped natural frequency that was omega n, damping factor sigma, uh, true oscillation frequency omega and damping angle phi. सो इन 5 फैक्टर्स को हमने देखा था। तो ये जो शुरू वाले 4 फैक्टर्स हैं, सो बेसिकली ये 4 फैक्टर्स जो हैं वो परफॉर्मेंस मेजर्स के अंदर आएंगे, और परफॉर्मेंस मेजर्स को फाइंड आउट करने के लिए इन 4 फैक्टर्स की हमें ज़रूरत होगी। सो दैट्स वाई हमने सेकेंड ऑर्डर सिस्टम को जब परफॉर्मेंस मेजर्स के लिए स्टडी करना है अंडर डैम्प्ड सिस्टम को, तो उसके लिए हमने फिर इसी फॉर्म को चूज किया जो कि जीटा ओमेगा एन की फॉर्म में है, डैम्पिंग रेशो और नेचुरल फ्रिक्वेंसी की फॉर्म में है। सो अब अगर हम स्टेप इनपुट की बात करें तो फॉर स्टेप इनपुट, जनरलाइज स्टेप इनपुट आर टी इज इक्वल टू ए यू टी। सो ए जो है वो बेसिकली मैग्नीट्यूड होगा, यू टी इज द यूनिट यू टी इज स्टेप इनपुट। सो इसी का जब हम लप्लास लेते हैं, सो दैट लप्लास इज बेसिकली आर ऑफ एस इज इक्वल टू ए ओवर एस, जो कि यहाँ पे आप देख रहे हैं। ओके, ये ए ओवर एस जो है वो इनपुट फंक्शन है आर ऑफ एस। But for unit step, so that a will be equal to 1. Okay, so for unit step we will get y of s is equal to this thing. So this is the output, y of s into transfer function into r of s. So a over s will be this thing. So for unit step अगर हम बात करें तो यूनिट स्टेप के लिए जो है वो हमारे पास इसी आउटपुट y ऑफ s की जो पार्शियल फ्रैक्शन एक्सपेंशन है वो बेसिकली ये चीज बनेगी। सो जिसमें s का फैक्टर जो है वो s की फ्रैक्शन ड्यू टू इनपुट है, इनपुट रूट, और बाकी ये जो दो हमारे पास कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट रूट्स आ रहे हैं, सो ये फैक्टर्स हमारे पास अंडर डैम्प्ड सेकंड ऑर्डर सिस्टम की वजह से बन रहे हैं। इस करेक्टरिस्टिक्स रूट से ये हमारे पास फैक्टर्स आ रहे होंगे। सो इनको यूज करते हुए अब हम जो है वो फर्स्ट ऑर्डर ये सेकंड ऑर्डर सिस्टम का जो है वो रिस्पांस देखेंगे जनरली। सो इसकी पार्शियल फ्रैक्शन अगर एक्सपेंशन करके हम रेजिड्यूज फाइंड आउट कर लें K1 K2 और K3 जो है वो हमें पता है कि कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट जब फैक्टर्स होंगे, सो K3 इज बेसिकली कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ K2। सो अगर हम इनके इन्हीं पार्शियल फ्रैक्शन एक्सपेंशन के रेजिड्यूज फाइंड आउट करें, so for that residues K1 becomes 1 और K2 इस सारे इक्वेशन के जो है रेजिड्यू एवेल्युएशन मेथड के थ्रू K2 जो निकलेगा that will be is equal to 1 over 2z। z यहाँ पे हमने एक इंटरमीडिएट वेरिएबल यूज किया फॉर 1 minus zeta square under root। ओके, सो बेसिकली K2 means कि 1 over 2 1 minus zeta square under root। ओके, सो K2 को पोलर फॉर्म के अंदर रिप्रेजेंट किया गया इन द फॉर्म ऑफ r थीटा। ओके, सो r e रेज टू पावर j थीटा की फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं और r थीटा की फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं विद एंगल साइन। सो यहाँ पे हमने K2 को r थीटा की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया वेयर r इज 1 over 2z। सो ये r है, और कंप्लीट एंगल जो है दैट इज 90 डिग्री प्लस tan इनवर्स ओमेगा ओवर सिग्मा। सो ये हमारे पास रेजिड्यू K2 का निकलेगा। अब यही अगर हम इसी पार्शियल फ्रैक्शन एक्सपेंशन से अगर टाइम डोमेन इक्वेशन निकालते हैं, सो टाइम रिस्पांस विल बी
दिस इज वन, दिस वन इज फोर्स्ड रिस्पॉन्स जो कि इस टर्म से आ रहा है, और इन दोनों टर्म्स जो करेक्टरिस्टिक्स रूट्स के आ रही थी, इन दोनों टर्म्स की वजह से हमारे पास ये सारी इक्वेशन बनी है। पहले हम ये ऑलरेडी इक्वेशन जो सा वो सिग्मा और डैम्पिंग रेशो और ऑसिलेशन फ्रिक्वेंसी की फॉर्म में देख चुके हुए हैं, जो कि जनरलाइज्ड फॉर्म थी ई रेज़ टू पावर माइनस सिग्मा टी कॉज ओमेगा टी प्लस थीटा। इस जनरलाइज फॉर्म में हम इसको देख चुके हुए हैं, और अब यही इक्वेशन हमारे पास जो है वो जीटा और नेचुरल फ्रिक्वेंसी की फॉर्म में आ रही है। यहाँ पे हम को रिलेट करके बड़ा इजीली देख सकते हैं कि सिग्मा बेसिकली हमने देखा हुआ है कि ये फैक्टर है कि डैम्पिंग फैक्टर इज इक्वल टू जीटा ओमेगा एन। यहाँ पे हमने सिग्मा की जगह जो सा वो जीटा ओमेगा एन पुट किया है। इसी तरह से ओमेगा जो है दैट ओमेगा इज बेसिकली इज इक्वल टू ओमेगा एन नेचुरल फ्रिक्वेंसी इंटू वन माइनस जीटा स्क्वायर अंडर रूट। यहाँ पे भी हमने जो सा वो ओमेगा की जगह पे भी ओमेगा एन और ओमेगा एन जी पुट किया है, और जी हमारे पास वन माइनस जीटा स्क्वायर अंडर रूट है। हेयर यू सी कि हमने यही चीज ओमेगा यहाँ पे पुट कर दी है। और इसी तरह से टेन इनवर्स की अगर हम बात करें, टेन इनवर्स इज यहाँ पे हमारे पास जी ओवर जीटा लिखा गया है। यहाँ पे हमने देखा था कि ये इस पॉइंट के ऊपर ये ओमेगा ओवर सिग्मा था। ओमेगा ओवर सिग्मा हमने इसको बनाया है बड़ा इजीली। अगर मैं ओमेगा की जगह ओमेगा एन वन माइनस जीटा स्क्वायर अंडर रूट पुट करूं, और सिग्मा की जगह जो है वो जीटा सिग्मा की जगह जीटा ओमेगा एन आ जाएगा। इस केस में जो सा वो देखें कि ओमेगा एन और ओमेगा एन कैंसिल हो जाते हैं, तो आई विल लेफ्ट विद वन माइनस जीटा स्क्वायर ओवर जीटा। वन माइनस जीटा स्क्वायर अंडर रूट को हमने जी कह दिया है और डिनोमिनेटर में जीटा आ गया। यू सी इस तरह से हमारे पास ये चीज बनी है यहाँ पे। tan इनवर्स z ओवर जीटा स्क्वायर प्लस 90 डिग्री। ओके, ये प्लस 90 किस लिए है कि अगर आप देखेंगे तो बेसिकली हमारे पास जो एंगल आ रहा है ये सेकंड क्वाड्रेंट में बन रहा होगा। इस क्वाड्रेंट में कहीं पे आ रहा होगा, और दैट्स वाई हमने 90 डिग्री, ये 90 डिग्री प्लस दिस एंगल किया है, तो तब हम कंप्लीट ये एंगल थीटा जो है वो निकाल रहे हैं। दैट्स हाउ वी विल convert this equation from damping factor and true oscillation frequency into damping ratio and natural frequency. अगर हम कोई भी सेकेंड ऑर्डर अंडर डैम्प्ड सिस्टम इन द फॉर्म ऑफ डैम्पिंग रेशियो एंड नेचुरल फ्रिक्वेंसी लें, फॉर दैट सिस्टम अगर हमारे पास कॉम्प्लेक्स फॉर्म में ये हो, तो फॉर दैट सिस्टम टाइम डोमेन इक्वेशन हमारे पास ये निकलती है with step input and with factors of zeta, damping ratio and natural frequency. Okay, ये हमारे पास टाइम रिस्पॉन्स इक्वेशन निकलेगी if we have system or transfer function in the form of damping ratio and undamped natural frequency. अब यहाँ पे आप नॉर्मली देख रहे हैं कि ओमेगा एन टी की प्रोडक्ट आ रही है इकट्ठी। ओमेगा एन टी इज बेसिकली कॉल्ड एज नॉर्मलाइज्ड टाइम। ये कंट्रोल सिस्टम में एक कॉमन प्रैक्टिस है कर्व्स को, टाइम के कर्व को, टाइम एक्स एक्सिस पे टाइम को नॉर्मलाइज करने के लिए कि हम उसको उसका प्रोडक्ट ओमेगा एन के साथ शो करते हैं, ओमेगा एन टी। दिस इज कॉल्ड नॉर्मलाइज्ड टाइम। it is a convention to represent time as normalized time at the time axis, x axis पे। कई आप परफॉर्मेंस मेजर्स के आगे फैक्टर्स देखेंगे, ग्राफ्स देखेंगे कि उन परफॉर्मेंस मेजर्स की जो कर्व्स हैं दैट इज डिपेंडेंट अपॉन ओमेगा एन टी नॉर्मलाइज्ड टाइम। when you have finally omega and t normalized time, in that case you can find out time by multiplying undamped natural frequency. On later stages जब भी आपके पास undamped natural frequency non हो, तो then you can put into omega and t product। नेचुरल फ्रिक्वेंसी की वैल्यू आप पुट करके तो वहां पे टाइम जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, ये एक जनरलाइज्ड हम देखेंगे नोटेशन के ओमेगा एंड टी नॉर्मलाइज्ड टाइम की फॉर्म में सिस्टम को रिप्रेजेंट किया जाएगा, एंड टाइम कैन बी कंप्यूटेड एट एनी लेटर स्टेज व्हेन अनडैम्प्ड नेचुरल फ्रिक्वेंसी इज नोन। किसी भी स्टेबल सिस्टम की परफॉर्मेंस को असेस करने के लिए
उस परफॉर्मेंस की क्वालिटी समझने के लिए या मीन्स कि उसके रिस्पांस के बारे में ये बताना कि वो स्टेबल सिस्टम का रिस्पांस कितना बेहतर है, कितना रिक्वायर्ड रिस्पांस के करीब तरीन है और कितना अच्छा नहीं है. सो दैट क्वालिटी कैन बी डिफाइंड ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस मेजर्स. सो इन परफॉर्मेंस मेजर्स के लिए हम स्टेप रिस्पांस की बात कर रहे हैं, तो सिस्टम के स्टेप रिस्पांस के ऊपर हम ये परफॉर्मेंस मेजर्स डिफाइन करेंगे. सो द फर्स्ट परफॉर्मेंस मेजर इज राइज टाइम, so which is represented as TR. So rise time basically वो टाइम इंटरवल है जो कि सिस्टम की फाइनल वैल्यू का 10% टू 90% अचीव करने के लिए रिक्वायर्ड है. फॉर एग्जांपल द फाइनल वैल्यू जिसको हम स्टेडी स्टेट वैल्यू भी कहेंगे या दैट वैल्यू ऑफ रिस्पांस जो कि t इज इक्वल टू इन्फिनिटी पे होगी. सो बेसिकली जब हमारे पास नेचुरल रिस्पांस खत्म हो जाएगा, ये ट्रांजिएंट रिस्पांस जो आ रहा है नेचुरल रिस्पांस, ये जब खत्म हो जाएगा, सो उसके बाद जब ये रिस्पांस स्टेबल होगा, सो दैट वैल्यू इज द फाइनल वैल्यू. स्टेडी स्टेट वैल्यू या फोर्स्ड रिस्पांस सिर्फ रह जाएगा, ठीक है, स्टेडी स्टेट रिस्पांस रह जाएगा. सो दैट फाइनल वैल्यू इज कॉल्ड वैल्यू ए. फॉर एग्जांपल उसका मैग्नीट्यूड अगर ए है, सो अगर इस फाइनल वैल्यू की हम बात करें कि इस फाइनल वैल्यू की के 10% अचीव हो और 10% से लेकर दैट मीन्स के 10% ऑफ ए जो कि 0.1 ऑफ ए बनेगा और 90% ऑफ फाइनल वैल्यू ए विल बी 0.9 ए. ओके, सो 10% जब रिस्पांस फाइनल वैल्यू का अचीव हो जाए तो तब हम टाइम राइज टाइम मेजर करना शुरू करते हैं. एंड व्हेन दिस रिस्पांस राइजेस टू 90% ऑफ द फाइनल वैल्यू ए 0.9 ए हो जाए, सो ये जो टाइम इंटरवल है, सो दिस टाइम इंटरवल इज कॉल्ड राइज टाइम. सो ये टी आर राइज टाइम होगा. ओके, सो 10% टू 90% ऑफ फाइनल वैल्यू के को अचीव करने के रिस्पांस को अचीव करने के दौरान का टाइम इज द राइज टाइम टी आर. सो राइज टाइम फाइंड आउट करने के लिए हम ये फर्स्ट ग्राफ जो है ये कर्व यूज कर सकते हैं. दीज आर स्टैंडर्ड कर्व्स ऑफ परफॉर्मेंस मेजर जो कि आफ्टर एक्सटेंसिव एक्सपेरिमेंटेशन जो है वो डिड्यूस की गई हैं. सो अगर हमारे पास सिस्टम की डैम्पिंग रेशो हो, अगर हमें डैम्पिंग रेशो जीटा पता है, तो जीटा का और राइज टाइम का विद नॉर्मलाइज्ड राइज टाइम हमारे पास रिलेशनशिप अवेलेबल है ये. So if we know the damping ratio, so then we can find out the value of omega n tr normalized time. एंड अगर हमें सिस्टम का जो ओमेगा एन जो है वो नॉन हो, तो सिस्टम का ओमेगा एन अगर हमें पता है तो हम बेसिकली ओमेगा टी एन टी आर की जो वैल्यू नॉर्मलाइज्ड राइज टाइम की जो वैल्यू हम यहाँ से ग्राफ से डिड्यूस करेंगे. सो दैट वैल्यू विल बी डिवाइडेड बाय ओमेगा एन एंड वी कैन फाइंड आउट द राइज टाइम इन सेकेंड्स. ओके, सो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखा जाए कि अगर हमारे पास डैम्पिंग रेशो 0.7 है, सो 0.7 डैम्पिंग रेशो के लिए हम देख रहे हैं कि ऑलमोस्ट ये आ रही है बात, यहाँ पे जो सा वो वैल्यू आ रही है. सो लेट्स से कि 2, तो ओमेगा एन टी आर विल बी इक्वल टू 2. सो ओमेगा एन टी आर इज इक्वल टू 2. एंड फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ओमेगा एन जो है वो 10 हो, सो देन वी कैन फाइंड आउट टाइम रिस्पॉन्स एज omega ntr divided by omega n, so that will become 2 divided by 10. Okay, so rise time here will be 0.2 seconds. So that's how you see कि इस तरह से हम rise time find out कर सकते हैं for standard curves of performance measure. So normalized rise time की कर्व को डैम्पिंग रेशो वर्सेस ओमेगा एन टी आर जो है वो हम राइज नॉर्मलाइज राइज टाइम वर्सेस डैम्पिंग रेशो का कर्व हम यूज करते हुए राइज टाइम फाइंड आउट करेंगे. नेक्स्ट परफॉर्मेंस मेजर इज पीक टाइम which is represented as TP. So peak time is the time required to for the response to reach its first peak. For example हम step response की बात करते हैं. सो द फाइनल पीक जो भी इसमें आ रही है, तो पहली फर्स्ट पीक को अचीव करने तक के लिए जो टाइम रिक्वायर्ड है दैट इज द पीक टाइम. ओके, सो पीक टाइम जो है वो फॉर एग्जांपल ये फाइनल वैल्यू हमारे पास ए है और द मैक्सिमम वैल्यू जो हमारे पास गई है वो हमेशा मैक्सिमम वैल्यू फर्स्ट फॉर एनी स्टेबल सिस्टम
the maximum value of the response will be achieved during first peak. सो पहली ओवरशूट के अंदर जो है वो हमारे पास हमेशा फर्स्ट मैक्सिमम पीक आएगी, एंड टू द टाइम required to reach this first peak by the response is the peak time, and it is defined as by the formula is equal to pi over omega. ओके, सो पाई हमारे पास 3.14 होगा, और ओमेगा की वैल्यू हमें अगर नॉन हो, ओमेगा इज द ट्रू ऑसिलेशन फ्रिक्वेंसी, सो अगर हमें ट्रू ऑसिलेशन फ्रिक्वेंसी पता है तो वो हम यहाँ पे पुट करके सो पीक टाइम को फाइंड आउट कर सकते हैं. ओके, सो दिस इज द टाइम रिक्वायर्ड फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ द रिस्पॉन्स. जब t इज इक्वल टू 0 था तो उस टाइम से लेकर फर्स्ट पीक के पहुंचने तक का जो टाइम है दैट इज द पीक टाइम. और फर्स्ट पीक की जो हाईएस्ट वैल्यू है दैट इज आल्सो द मैक्सिमम वैल्यू बी. तो इस मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द रिस्पॉन्स बी तक पहुंचने के लिए जो पीक टाइम रिक्वायर्ड है दैट इज द पीक टाइम. नेक्स्ट परफॉर्मेंस मेजर इज ओवरशूट. ओके, सो ओवरशूट बेसिकली ये वैल्यू है जो कि फाइनल वैल्यू, जो हमारे पास फाइनल वैल्यू थी सिस्टम की, इससे ऊपर जो है वो फर्स्ट पीक का मैग्नीट्यूड कितना गया है. सो दिस बेसिकली मैग्नीट्यूड अमाउंट इज बेसिकली ओवरशूट, बट ओवरशूट इज ऑलवेज रिप्रेजेंटेड एज परसेंटेज ओवरशूट. हम इसको हमेशा जो सा वो परसेंटेज ओवरशूट की फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे, एंड दिस कैन बी फाउंड आउट एज फाइंड आउट एज b माइनस ए. सो द डिफरेंस हम निकाल रहे हैं. सो ये जो b वैल्यू थी, b में से a को माइनस करें तो कितनी वैल्यू जो सा वो a से ऊपर ओवरशूट की है. सो b माइनस ए एंड डिवाइडेड बाय a. सो ये हमेशा हम जो ओवरशूट की अमाउंट है, दिस डेल्टा अगर मैं इसको कह दूं, सो डेल्टा हेयर आई विल से इट एज b माइनस ए. सो ये डेल्टा जो है वो फाइनल वैल्यू का कितने परसेंट है. सो दैट्स हाउ वी विल फाइंड आउट द परसेंटेज ओवरशूट. So b minus a, this difference, divided by a, the final value, into 100. So that's how we will find out the percentage overshoot, and it will always be some value within 100%. So that could be 90% or 10%, 50%. So इस तरह से percentage overshoot की value आएगी. So the percentage difference between maximum and the steady state value is called the overshoot. Okay, so that's how we will find out the overshoot, and it will be represented as percentage overshoot. सो परसेंटेज ओवरशूट फाइंड आउट करने के लिए भी हमारे पास एक स्टैंडर्ड कर्व अवेलेबल है. सो दिस सेकंड कर्व विल ग्राफ विल बी यूज्ड टू find out the amount of percentage overshoot, and it is percentage overshoot is directly related to damping ratio. so यहाँ पे x axis पे हमारे पास जो independent variable है that is damping ratio zeta. So if the value of zeta is known, so from this curve we can find out the percentage overshoot. Okay, so for example अगर हम बात करें कि हमारे पास damping ratio 0.3 है, so 0.3 damping ratio के system के हिसाब से most of the times उसका जो percentage overshoot होगा that will be, so percentage overshoot will be almost equal to 40%. Okay, so that's how we can find out the percentage overshoot from दिस स्टैंडर्ड कर्व. और उसके अलावा हम जो है वो फार्मूला भी यूज कर सकते हैं. अगर हमें मैक्सिमम वैल्यू b गिवन हो और फाइनल वैल्यू a भी गिवन हो, तो देन वी कैन फाइंड आउट द परसेंटेज बाय यूजिंग दिस फार्मूला, परसेंटेज ओवरशूट बाय यूजिंग दिस फार्मूला. सो ये दो वैल्यू भी गिवन है तो तब भी हम निकाल सकते हैं, वरना हमें अगर डैम्पिंग रेशो गिवन है तो तब हम इस परफॉर्मेंस मेजर के कर्व को, इस स्टैंडर्ड कर्व को यूज करते हुए भी percentage overshoot find out कर सकते हैं for any system. Next performance measure is delay time. So delay time is the basically time required for the step response of a system to reach up to 50% of its final value. So that time will be the delay time. So for example इसी तरह से हमारे पास अगर steady state value a है, so the final value is a, तो then 0.5 of a, so 50% of a जो कि 0.5 ए होगा. सो इतनी वैल्यू इतने मैग्नीट्यूड को अचीव करने के लिए फ्रॉम द स्टार्ट t इज इक्वल टू 0 से लेकर
50% ऑफ द फाइनल वैल्यू अचीव करने के लिए जो टाइम रिक्वायर्ड है दैट इज द डिले टाइम। ओके, सो ये हमारे पास अनदर एक परफॉर्मेंस मेजर है डिले टाइम, जो कि हम मोस्टली यूज कर रहे होंगे। So another important performance measure is settling time, which is represented as TS. So TS settling time के लिए ज़रूरी है कि हमारे पास ±5% का बैंड हो। सो हेयर हम बात करें अगर फाइनल वैल्यू हमारे पास A है, सो +5% ऑफ A विल बिकम 105% ऑफ A। सो वो ये चीज़ बन जाएगी 1.05 विच इज़ द बैंड ऑफ +5%। और इसी तरह से -5% ऑफ ए विल बी 95% ऑफ ए, जो कि हमारे पास 0.95 ऑफ ए आ जाएगा, एंड दिस वैल्यू इज -5% ऑफ ए। सो फॉर सेटिंग टाइम ज़रूरी है कि हमारे पास जो फाइनल वैल्यू का ±5% है वो हमें वैल्यू नॉन हो, और हमारे पास ये कंप्लीट बैंड आ रहा हो बिटवीन +5% एंड -5% ऑफ द फाइनल वैल्यू। सो अब बेशक हमारे पास सिस्टम जो है वो अंडर डैम सिस्टम ओवरशूट कर रहा हो, जिस तरह से यहाँ पे हमने देखा है ओवरशूट किया है, या बेशक अंडरशूट कर रहा हो। सो दोनों केसेस के अंदर ज़रूरी ये है कि रिस्पांस जो है वो इस ±0.5% के बैंड के अंदर रहे, इसको एक्सीड ना करे। सो सिस्टम का रिस्पांस जब स्टार्ट हुआ t=0 सेकंड से, सो t=0 सेकंड से रिस्पांस ने बेसिकली ये ±5% के बैंड में यहाँ पे एंटर हुआ इस पॉइंट के ऊपर। सो इस पॉइंट पर एंटर होने के बाद जो है वो ये दोबारा ±5% के बैंड के अंदर ही रहा, लेकिन इस पॉइंट के ऊपर यहाँ पे ये दोबारा से जो सा वो +5% के बैंड से बाहर निकल गया। सो दिस पॉइंट वाज ओवरशूट। यहाँ पे हमारे पास ये परसेंटेज ओवरशूट था, पीक थी यहाँ पे, ठीक है। और इसके बाद दोबारा ये डाउन आना शुरू हुआ, और इस पॉइंट के ऊपर ये दोबारा जो है वो एंटर हुआ ±5% बैंड के अंदर। लेकिन हमने देखा कि पहले जब इस पॉइंट के ऊपर इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे ±5% के बैंड को इसने क्रॉस किया है, पहले इससे बाहर था और बाद में भी, इसके बाद भी ये आउट चला गया ±5 पॉइंट के। लेकिन ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट के ऊपर जब ये एंटर हुआ ±5 बैंड के +5% ऑफ द फाइनल वैल्यू के बैंड में, तो उसके बाद ये रिस्पांस जो है वो इसी बैंड के अंदर रहा, इससे बाहर नहीं गया। सो दिस पॉइंट कि जब लास्ट टाइम जो है वो इस बैंड के अंदर एंटर हुआ बाहर से, इस बैंड के बाहर से इसमें एंटर हुआ और दोबारा बाहर नहीं गया इस बैंड से, सो अप टू दैट पॉइंट द टाइम इज कॉल्ड एज सेटलिंग टाइम, सो TS। सो बेसिकली हम ये कहते हैं कि हमारा जो स्टेप रिस्पॉन्स है, जब वो ±5% ऑफ द फाइनल वैल्यू के बॉन्ड के अंदर अंदर रहेगा, तो हम कहते हैं कि सिस्टम हमारा सेटल डाउन हो गया है, या ये अब स्टेबल हो गया है, ठीक है। इसका रिस्पॉन्स जो सा वो स्टेबल हो गया है। सो ज़रूरी हमारे पास ये है कि जो फाइनल वैल्यू है वो फाइनल जो रिस्पॉन्स है वो फाइनल वैल्यू के ±0.5% के बैंड के अंदर रहे। सो यहाँ पे हम कहते हैं कि जी अब जो बेसिकली जो सिस्टम का ट्रांजिएंट रिस्पांस था वो ट्रांजिएंट ख़त्म हो चुका हुआ है, और इस पॉइंट के बाद जो है अब वो स्टेडी स्टेट जो है वो रिस्पांस अचीव हो चुका हुआ है। सो दिस इज स्टेडी स्टेट रिस्पांस व्हेन सेटलिंग टाइम इज। सो वो पॉइंट, जिस पॉइंट के बाद जो सा वो स्टेडी स्टेट रिस्पांस अचीव हो रहा है, मींस के जो फाइनल रिस्पांस है वो ±5% ऑफ फाइनल वैल्यू के बैंड में रहता है, सो दैट इज स्टेडी स्टेट रिस्पांस। और इससे पहले पहले का जो रिस्पांस है, दिस इज कॉल्ड ट्रांजिएंट रिस्पांस। सो ट्रांजिएंट रिस्पांस के केस में ये ऑसिलेशंस जो हैं वो ±5% के बैंड को क्रॉस कर सकती हैं, ठीक है। अंडरशूट भी हो सकता है और ओवरशूट भी हो सकता है, लेकिन आफ्टर सेटलिंग टाइम ये रिस्पांस जो होगा वो ±5% के बैंड को क्रॉस नहीं करेगा, एंड वी अज्यूम के अब हमारा जो सिस्टम है वो सेटल डाउन हो चुका हुआ है, एंड दैट्स व्हाई अप टू दिस पॉइंट द टाइम इज कॉल्ड सेटलिंग टाइम। सो बेहतर सिस्टम वही होगा जिसमें सेटलिंग टाइम कम से कम होगा, मींस के जल्दी जो सा वो ट्रांजिएंट रिस्पांस खत्म हो जाएगा और सिर्फ स्टेडी स्टेट रिस्पांस हमारे पास जल्दी अचीव हो जाएगा। सो दैट सिस्टम इज द गुड सिस्टम, सो जिसमें सेटलिंग टाइम
कम से कम होगा. सो सेटलिंग टाइम is minimum, so then system is good. ओके, सो सिस्टम के बेहतर होने के लिए ज़रूरी है कि सेटलिंग टाइम जो है वो मिनिमम हो, वो कम से कम हो. एंड फॉर दिस इसी तरह से हम ट्रांजिएंट रिस्पांस को और स्टेडी स्टेट रिस्पांस को भी इसके साथ को रिलेट कर रहे हैं. सो दिस प्लस माइनस 5% of this band of final value band is important for the settling time. So to find out this settling time, we also have some standard curves. So in standard curves को use करते हुए हम settling time find out कर सकते हैं. And again normalized settling time का relationship हमें given है with respect to damping ratio zeta. So zeta जो है वो बहुत डिफरेंटली वेरी करता है सेटिंग टाइम को. सो इस कर्व की आप शेप देख सकते हैं कि ये कर्व जो है वो काफ़ी नॉन लीनियर सी कर्व है. सो डैम्पिंग रेशो जो है वो ज़्यादा बड़े डिफरेंट तरीके से इफेक्ट करती है सेटिंग टाइम को. एंड वंस ड्यू टू डैम्पिंग रेशो अगर हमारे पास नॉर्मलाइज सेटिंग टाइम की वैल्यू आ जाती है तो देन वी कैन फाइंड आउट सेटिंग टाइम बाय डिवाइडिंग दिस नॉर्मलाइज सेटिंग टाइम विद नेचुरल फ्रिक्वेंसी ओमेगा एन. सो डैम्पिंग रेशो का अगर हम फैक्टर यहाँ पे देखें तो डिफरेंट फॉर्म्स में अब आप देख रहे हैं कि सेटलिंग टाइम इफेक्ट हो रहा है. सो अभी हमने बात की थी कि बेहतरीन सिस्टम वो होगा जिसमें सेटलिंग टाइम कम से कम हो. सो अगर हम इस पूरी कर्व के ऊपर देखें तो ये जो पॉइंट है, सो दिस पॉइंट इज बेसिकली हैविंग मिनिमम वैल्यू ऑफ ओमेगा एन टी एस मिनिमम सेटलिंग टाइम, सो विच इज नियर अबाउट 0.7 डैम्पिंग रेशो. सो जिस तरह हमने पहले भी सिस्टम में देखा है कि हमने डैम्पिंग एंगल फाइंड आउट किया था 45 डिग्री. तो 45 डिग्री के ऊपर हमने देखा था कि जो हमारे पास डैम्पिंग रेशियो सीटा है वो 0.707 आ रही थी. सो दैट पॉइंट बेसिकली दैट डैम्पिंग रेशियो वाज आइडियल. सो ये आइडियल डैम्पिंग रेशियो 0.707 थी. सो ऑलमोस्ट 0.707 वो वैल्यू है जहाँ पे हमारे पास मिनिमम सेटलिंग टाइम होगा. सो सबसे कम सेटलिंग टाइम जो सा वो डैम्पिंग एंगल 45 डिग्री के साथ होगा विद डैम्पिंग रेशो 0.707. इसके अलावा जब भी हम देखेंगे तो डिफरेंट डैम्पिंग रेशो या इससे कम हो, सो कम डैम्पिंग रेशो के लिए भी या इससे ज़्यादा डैम्पिंग रेशो के लिए भी सेटलिंग टाइम हमेशा इंक्रीज ही होगा. ओके, सो इस पॉइंट पे भी इंक्रीज हो रहा है और आफ्टर दैट भी ये इंक्रीज हो रहा है. सो अगर हम डैम्पिंग रेशो 0.7 से 1 के दरमियान इस बैंड को अगर हम देखें, इस डैम्पिंग रेशो की अगर हम रेंज को देखें, सो इस पॉइंट के ऊपर डैम्पिंग रेशो कुछ इस तरह जो सेटलिंग टाइम है वो कुछ इस तरह से आएगा. सो दैट मीन्स इसके यहाँ पे लिखा है कि ±5% ऑफ फाइनल वैल्यू इज रीच्ड मोनोटोनिकली. सो इसका मतलब ये है कि अगर हम फाइनल रिस्पॉन्स की बात करें तो हमारे पास फाइनल रिस्पांस जो है वो सेटलिंग टाइम अचीव हो जाएगा अगर टी इज इक्वल टू 0 से रिस्पांस स्टार्ट हो. तो वंस ये ±5% के बैंड के अंदर एंटर हो गया तो ये उसके अंदर ही रहेगा. सो ना इसमें ओवर शूट है और ना ही अंडर शूट है. सो दिस पॉइंट एट दिस पॉइंट दिस इज फ्रॉम स्टार्टिंग फ्रॉम 0. सो इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक, सो दिस वैल्यू इज टी ऑफ एस सेटलिंग टाइम. सो इन सारी रेंजेस के लिए बेसिकली 0.7 से लेकर 1 तक के लिए हमारे पास जो सेटिंग टाइम है वो इसी तरह से मोनोटोनिकली अचीव होगा ±5% ऑफ द फाइनल वैल्यू. मींस के सिस्टम में ना ओवरशूट होगा और ना ही इसमें अंडरशूट होगा. सो मोनोटोनिकली फर्स्ट टाइम ही जब ये ±5% के बैंड के अंदर एंटर होगा तो इसके अंदर ही रहेगा और सेटल डाउन हो जाएगा और इससे बाहर नहीं जाएगा. सो यही चीज आप इस दूसरी कर्व के थ्रू भी देख सकते हैं कि जब हमारे पास जीटा इज इक्वल टू 1 था, क्रिटिकली डैम्प्ड सिस्टम था, तो क्रिटिकली डैम्प्ड सिस्टम के केस में हमारे पास जो सेटलिंग टाइम था वो अबाउट 5 ओमेगा एन टी. नॉर्मलाइज जो टाइम था दैट वाज 5 सेकेंड्स नॉर्मलाइज टाइम. सो इस पॉइंट के ऊपर भी जब ये एंटर हुआ है ±5% के बैंड के अंदर तो इसके बाद ये ±5% के बैंड के अंदर ही रहा. सो फर्दर अगर हम डैम्पिंग रेशो को रिड्यूस करें तो 1 से जब ये रिड्यूस होके पहुंची 0.9 के ऊपर, सो फर्दर डैम्पिंग रेशो रिड्यूस होने से 0.9 पे अगेन हमारे पास जो
सेटलिंग टाइम था वो मजीद कम हुआ, 5 से 4 पे आ गया नॉर्मलाइज सेटलिंग टाइम। ओके, और इस पॉइंट के ऊपर भी जो सा वो जब रिस्पांस एंटर होगा +-5% के बैंड में, तो इसी में ही रहेगा, वो भी एक्सीड नहीं किया। इसी तरह से जब हम 0.9 से फर्दर और रिड्यूस करें डैम्पिंग रेशो को कि वो अबाउट 0.7 को अचीव कर रही हो फ्रॉम अपर बाउंड, फॉर एग्जांपल हम कह सकते हैं कि 0.707 दैट कैन आल्सो बी रिगार्डेड एज 0.7। so at that point basically the settling time was the minimum, so settling normalized settling time value is 3 here, so ये minimum हमारे पास settling time यहाँ पे था, जो कि normalized settling time जो कि यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इस पॉइंट के ऊपर आके अचीव हो रहा है यहाँ पे। ओके, सो ये मिनिमम जो है वो सेटलिंग टाइम है। तो जब ये बेसिकली रिड्यूस होती हुई 0.7 को अपर बाउंड से अचीव कर रही है, मींस के 0.707 ऑलमोस्ट होगी। अब उसके बाद अगर हम देखें कि 0.7 से ज़्यादा रिड्यूस होनी शुरू हुई, सो 0.7 से जब डैम्पिंग रेशियो रिड्यूस होगी, मींस के जब फर्दर ये 0.7 से रिड्यूस होके लेट से कि 0.699 हो गई, सो उस पॉइंट के ऊपर जो है वो डैम्पिंग रेशो किस तरह से अब फर्दर रिड्यूस होने पे डैम्पिंग रेशो कैसे सेटलिंग टाइम को इफेक्ट कर रही है। सो नाउ 0.7 से रिड्यूस हुई है और फर्दर ये वाला बॉन्ड हमारे पास आ गया, ये पॉइंट के 0.7 से रिड्यूस होके अप टू 0.43 तक चली गई है। सो इन दिस केस ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स आ रही है 1 एक्सट्रीमा बिफोर रीचिंग +-5% ऑफ फाइनल वैल्यू। सो व्हाट डज दैट मीन? दैट मीन्स के रिस्पॉन्स को सेटल डाउन होने के लिए एक दफ़ा ये जो सा +-5% के बैंड को क्रॉस करेगी और उसके बाद ये सेटल डाउन हो जाएगी। सो हेयर हम देख सकते हैं कि इस जगह पे एक दफ़ा ओवरशूट हुआ है, तो वन एक्सट्रीमा जो सा वो इसने सिस्टम के रिस्पॉन्स ने अचीव किया है बिफोर गेटिंग सेटलिंग टाइम। सो इस पॉइंट के ऊपर, सो एट दिस पॉइंट ये अब +-5% के बॉन्ड में एंटर हुआ है कि दोबारा इससे बाहर नहीं निकला। सो इस पॉइंट पे और फ्रॉम द स्टार्टिंग वैल्यू, सो दिस टाइम इज बेसिकली नाउ सेटलिंग टाइम। ओके, सो ये सेटलिंग टाइम होगा। सो एक्सट्रीमा को हम इस तरह से बेसिकली डिफाइन कर रहे हैं, मैथमेटिकल टर्म है कि जब इस रिस्पॉन्स का जो डेरिवेटिव है वो जीरो हुआ। सो इस पॉइंट के ऊपर हम देख सकते हैं कि जब ये इस पॉइंट के ऊपर अगर हम इसके डेरिवेटिव की बात करें रिस्पांस के, सो द डेरिवेटिव हियर इज जीरो, या इसकी स्लोप जीरो होगी है। सो दिस इज एक्सट्रीमा। सो ये एक जनरल मैथमेटिकल टर्म है कि एक्सट्रीमा क्या होगा। सो अगर हमारे पास डैम्पिंग रेशो 0.43 से लेकर पॉइंट अप टू 0.7 की रेंज में रहती है, ऑलमोस्ट इस रेंज के अंदर रहती है, तो तब उस केस में हमारे पास जो सा वो सेटिंग टाइम अचीव होने से पहले एक एक्सट्रीमा जो है वो +-5% का आना जरूरी है। मतलब एक दफा इस बैंड में से इस बैंड को जरूर क्रॉस करेगा, मींस के ओवरशूट जरूर आएगा इस सिस्टम के अंदर। सो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि 0.7% के अपर लिमिट को अगर हम लें, सो डैम्पिंग रेशियो 0.7 से हम चले, तो उसके बाद 0.55 आ गई और उसके बाद अपर बाउंड आ गया है 4.43 का। सो 0.43 से थोड़ा सा आगे ये पॉइंट हम देख रहे हैं। सो 0.43 से थोड़ा सा आगे ये पॉइंट आ रहा है, तो हम इसको 0.44 लेट से कह सकते हैं। सो इस पॉइंट के ऊपर बेसिकली सेटलिंग टाइम जो है वो फर्दर 0.7, अब हम 3 जो मिनिमम था 0.707 से, तो यहाँ से सेटलिंग टाइम इंक्रीज होना शुरू हुआ। जैसे ही डैम्पिंग रेशियो मजीद कम हो रही है, 0.7 से कम हुई 0.55 से कम हुई 0.43, सो सेटलिंग जो डैम्पिंग रेशियो है वो रिड्यूस होती जा रही है, लेकिन सेटलिंग टाइम इंक्रीज करना शुरू कर गया। सो जो कि मिनिमम था 3 के ऊपर, अब वो बढ़ा और बढ़ के 4.4 सेकेंड्स हुआ, और उसके बाद मजीद इंक्रीज होकर 5.1 एंड देन अप टू 5.2 चला गया। ओके, और इन सब केसेस में हमने देखा कि ये जो जो केसेस थे, तो इसके ऊपर ये वन एक्सट्रीमम भी जो सा वो लेगा टू रीच इन द +-5% ऑफ द फाइनल वैल्यू। सो दैट्स हाउ हम इन सेटलिंग टाइम के जो कर्व्स हैं इनको देखते हुए जो है वो ये करेक्टरिस्टिक्स देख सकते हैं कि जीटा और सेटलिंग टाइम का रिलेशनशिप कैसा है। सो इसी में नेक्स्ट अगर हम देखें ये पॉइंट, सो टू एक्सट्रीमा बिफोर रीचिंग +-5% ऑफ फाइनल वैल्यू। सो अगर हमारे पास डैम्पिंग रेशो 0.3 से लेकर 0.43 के जो बैंड है,
सो इस बैंड के अंदर अगर हो, सो दिस पार्ट, सो इस पार्ट के लिए जो सा वो हम देख रहे हैं कि इस पार्ट के लिए सेटलिंग टाइम जो होगा वो 2 एक्सट्रीमास लेके अपनी फाइनल वैल्यू के अंदर जाएगा। सो यहाँ पे भी हम इसको सेकंड कर्व के अंदर भी हम इसको देख सकते हैं कि यहाँ पे हमने देखा था कि 0.53 का जो अपर 0.43 का अपर बाउंड था, सो इससे मजीद जब टैपिंग रेशो रिड्यूस हुई है, सो 0.35 हो गई है, तो इस पॉइंट पे आके हमने देखा कि जो सेटिंग टाइम है वो फर्दर रिड्यूस होना शुरू हुआ। वो 5.2 से फर्दर जोन सा वो सेटिंग टाइम इंक्रीज होना शुरू हुआ और वो 5.2 से इंक्रीज होता हुआ अप टू 7 चला गया। ओके, और इस पॉइंट पे हमने देखा कि ये 2 एक्सट्रीमास भी आ गए। सो मींस के 2 एक्सट्रीमा का मतलब क्या है कि अब बेसिकली जो है ये चीज जो हम देख रहे थे, 2 एक्सट्रीमा बिफोर रीचिंग प्लस माइनस 5% ऑफ फाइनल वैल्यू, मींस के अब जो रिस्पॉन्स है वो प्लस माइनस 5% ऑफ फाइनल वैल्यू के अंदर सेटल डाउन होने से पहले 2 दफा इस बैंड को जरूर क्रॉस करेगा। मींस के एक दफा ओवरशूट भी होगा और एक दफा फिर जो सा इस बाउंड से लोअर बाउंड से भी निकलेगा। फॉर एग्जांपल कि अगर हम रिस्पांस की बात करें तो एक दफ़ा इसने ओवरशूट लिया और एक दूसरा बाउंड फिर बाय निकला और उसके बाद ये सेटल डाउन हो गया। सो यहाँ पे अब हम देख सकते हैं कि 2 एक्सट्रीमास, सो प्लस माइनस 5% के बैंड को 2 दफ़ा इसने क्रॉस किया। एक दफ़ा इस पॉइंट के ऊपर क्रॉस किया है, सेकेंड टाइम इस दफ़ा पे क्रॉस किया है। सो ये 2 एक्सट्रीमास जो हैं वो बेसिकली रिस्पॉन्स ने अब लिए हैं, और इस केस में ये जो पॉइंट था यहाँ पे जब रिस्पॉन्स आया तो इसके बाद जो है वो ये रिस्पॉन्स प्लस माइनस 5% के बैंड से नहीं बाहर नहीं गया, तो यहाँ पे हम कह रहे हैं कि सिस्टम सेटल डाउन हो गया। सो इन दिस केस द सेटिंग टाइम इज दिस वैल्यू टी एस। सो दिस पॉइंट 2 एक्सट्रीमा लेने के बाद जो है वो सिस्टम दोबारा प्लस माइनस 5% के अंदर एंटर हुआ और फिर इस बैंड से बाहर नहीं गया। सो ये बात वहाँ पे बेसिकली हो रही है। सो इस रेंज ऑफ डैम्पिंग रेशो के लिए फ्रॉम 0.43 से लेकर 0.35 के लिए जो है वो 2 एक्सट्रीमास बिफोर रीचिंग प्लस माइनस 5% ऑफ फाइनल वैल्यू लेगा। और इसी तरह से सिमिलरली अगर सेटलिंग टाइम जो है वो डैम्पिंग रेशो 0.35 से भी कम हो जाती है, तो 0.35 से भी कम अगर हो जाए, सो इन दैट केस हमारे पास सेटलिंग टाइम बहुत ही कम आएगा। फॉर एग्जांपल अगर हम देखें तो ये 0.35 का जो पॉइंट है, सो इस पॉइंट से निकल कर अगर हम इस पॉइंट तक की बात करें, सो 0.3 से लेकर ऑलमोस्ट 0.25 तक, सो इतने से बैंड के लिए जो है ये बेसिकली अब सेटिंग टाइम इतना ज़्यादा इंक्रीज हो गया है कि ये बेसिकली 3 एक्सट्रीमास बिफोर रीचिंग प्लस माइनस 5% ऑफ फाइनल वैल्यू लेगा। सो दैट मीन्स के सिस्टम का ट्रांजिएंट रिस्पांस काफ़ी देर रहेगा और काफ़ी देर ट्रांजिएंट रिस्पांस रहने के बाद जो है ये सिस्टम जो है वो स्टेबल होगा। सेटलिंग टाइम इसका इंक्रीज हो जाएगा, प्लस माइनस 5% के बॉन्ड में रहेगा। नाउ इट हैज़ टेकन 3 एक्सट्रीमास बिफोर रीचिंग प्लस माइनस 5% ऑफ फाइनल वैल्यू बैंड। सो इस पॉइंट पे अब ये जो हमारे पास पॉइंट है, सो दिस पॉइंट इज द पॉइंट के जहाँ पे ये दोबारा प्लस माइनस 5% के बैंड में एंटर हुआ और इससे बाहर नहीं गया। सो इन दिस केस सेटिंग टाइम विल बी दिस वन। सो ये स्टार्ट से लेकर इस पॉइंट तक सेटिंग टाइम होगा, जो कि अब काफ़ी इंक्रीज हो चुका हुआ है, सेटिंग टाइम काफ़ी ज़्यादा हो चुका हुआ है। सो 3 एक्सट्रीम है। सो ये जो कैरेक्टरिस्टिक है ये कोई सिस्टम की अच्छी कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है कि इतनी ज़्यादा देर के बाद जो सा ये सेटल डाउन हो रहा है, 3 एक्सट्रीमास लेने के बाद सेटल डाउन हो रहा है। So this range of damping ratio zeta is basically very poor. So यहाँ पे हम कह सकते हैं कि सिस्टम बड़ा पुअरली परफॉर्म कर रहा है कि सेटलिंग टाइम बहुत ज़्यादा अचीव हो चुका है। एंड बियॉन्ड दिस रेंज, मतलब अगर डैम्पिंग रेशियो को मज़ीद कम किया जाए कि ये 0.25 से भी अगर रिड्यूस हो जाती है, सो इन दैट केस हम यहाँ पे देखें तो सेटलिंग टाइम जो है वो अचीव तो हो रहा है लेकिन इस पॉइंट तक अचीव करेगा और उसके बाद सेटलिंग टाइम अचीव नहीं होगा। सो दैट मीन्स कि ये जो रेंज आ रही है, सो फ्रॉम 0.2 टू 0, सो यहाँ पे सेटलिंग टाइम अचीव नहीं हो रहा। सो सेटलिंग टाइम अचीव नहीं होने का मतलब ये है कि ये बेसिकली ऑलमोस्ट जो है वो सिस्टम ऑलमोस्ट ये अनडैम्ड सिस्टम के इक्वल आ गया कि सेटिंग टाइम अचीव ही नहीं हो रहा है। ये प्लस माइनस 5% के बैंड के अंदर आएगा ही नहीं, तो इसलिए सेटिंग टाइम जो सा वो सेटलिंग टाइम डिफाइंड ही नहीं है इस पॉइंट के ऊपर।
सो सी ये जो पॉइंट है यहाँ पे सेटिंग टाइम को डिफाइन नहीं किया गया, तो पॉइंट टू से कम जो जीरो तक की डैम्पिंग रेशो अगर है तो वो दैट इज ऑलमोस्ट इक्वल टू अनडैम्प्ड सिस्टम। सो वहाँ पे हम जो सा वो सेटिंग टाइम को डिफाइन ही नहीं कर सकते, को ±5% के अंदर नहीं रहेगा। सो द मिनिमम रेंज इज बेसिकली द लिमिट इज 0.2। सो 0.2 की डैम्पिंग रेशो के लिए हम जो सा वो डिफाइन कर सकते हैं सेटिंग टाइम, उससे कम पे जो सा वो सेटिंग टाइम का फायदा नहीं है और सिस्टम बहुत ही पुअरली बिहेव कर रहा होगा। ओके, सो वो बड़ा पुअर सिस्टम होगा कि सेटिंग टाइम जो सा वो बहुत ज़्यादा हो गया या अचीव ही नहीं हो रहा। ओके, सो ये देखें तो ये जो स्टैंडर्ड कर्व्स हैं ये यूज़ करते हुए हम जो सा वो सेटिंग टाइम को निकाल सकते हैं अगेंस्ट डैम्पिंग रेशो। और यहाँ से आपने ये चीज़ भी देखी कि बेस्ट जो हमारे पास मिनिमम सेटिंग टाइम है, जो बेस्ट सिस्टम है फॉर दैट, तो बेसिकली जो हमारे पास डैम्पिंग रेशो है दैट इज नियर 0.7। एंड स्पेसिफिकली जो मैंने बताया कि 0.707 या 0.7 की जो डैम्पिंग रेशो है ये परफेक्ट है फॉर दिस, फॉर अचीविंग द बेस्ट सेटलिंग टाइम। So in these practice problems we have to find out percentage overshoot and peak time, rise time and setting time. सो हमें सिस्टम्स के ट्रांसफर फंक्शंस गिवन है और ट्रांसफर फंक्शंस के थ्रू हमने इन परफॉर्मेंस मेजर्स को फाइंड आउट करना है, 4 परफॉर्मेंस मेजर्स को फाइंड आउट करना है। सो इसके लिए हमने देखा है कि अब बेसिकली हमें जो मेनली चाहिए वो नेचुरल फ्रिक्वेंसी और जीटा डैम्पिंग रेशो की वैल्यू चाहिए। सो उसके लिए बेसिकली हम जो है वो इस करेक्टरिस्टिक्स पोलिनोमियल को जो है वो एस स्क्वायर प्लस 2 जीटा ओमेगा एन एस प्लस ओमेगा एन स्क्वायर की फॉर्म के साथ इक्वेट कर सकते हैं। सो फ्रॉम हेयर वी कैन फाइंड आउट ओमेगा एन। सो ओमेगा एन निकल आएगी हमारे पास। सो ओमेगा एन स्क्वायर इज बेसिकली इज इक्वल टू 100। सो वी कैन से फ्रॉम हेयर ओमेगा एन इज इक्वल टू 10। ओके, और इसी तरह से हम जीटा को भी फाइंड आउट कर सकते हैं। सो जीटा 2 जीटा ओमेगा एन इज इक्वल टू बेसिकली 4। सो यहाँ पे इस 4 की वैल्यू के इक्वल है, तो यहाँ पे हम फाइंड आउट कर सकते हैं जीटा को। ओके, सो यहाँ से आपके पास जीटा की वैल्यू निकल आती है। तो जीटा की वैल्यू है और ओमेगा एन की वैल्यू आ गया, तो नाउ वी कैन यूज दीज परफॉर्मेंस मेजर्स टू फाइंड आउट दीज परफॉर्मेंस मेजर्स। ओके, सो राइज टाइम के लिए हम देख लें तो आपके पास नॉर्मलाइज्ड राइज टाइम आएगा अगेंस्ट सम वैल्यू ऑफ डैम्पिंग रेशो। तो डैम्पिंग रेशो की किसी वैल्यू के लिए आप normalized rise time को निकाल लें, and you also have the value of omega and natural frequency, so you can find out the rise time. So यहाँ पे आप rise time TR जो है वो easily find out कर सकते हैं। इसी तरह से परसेंटेज ओवरशूट, सो परसेंटेज ओवरशूट के लिए भी जो है वो यही परफॉर्मेंस कर्व हमारे पास यूज हो रही है। परसेंटेज ओवरशूट विद डैम्पिंग रेशो के साथ रिलेशनशिप अवेलेबल है। सो ये भी बड़ा इजीली हम इस स्टैंडर्ड कर्व्स के थ्रू इस कर्व के थ्रू फाइंड आउट कर सकते हैं। इसी तरह से पीक टाइम, सो पीक टाइम के लिए हमने फार्मूला देखा है टी पी इज इक्वल टू पाई ओवर ओमेगा। सो पाई ओवर ओमेगा, तो ओमेगा बेसिकली फाइंड आउट करते हैं हम। सो ओमेगा के लिए आप जीटा और ओमेगा एन की फॉर्म का जो हमारे पास फार्मूला है वो भी यूज कर सकते हैं। और अदर वे भी आपको हम पहले जिस तरह बता चुके हुए हैं कि आप करेक्टरिस्टिक्स पोलिनोमियल के थ्रू भी ओमेगा फाइंड आउट कर सकते हैं। सो बेसिकली करेक्टरिस्टिक्स पोलिनोमियल के आपको फैक्टर्स बनाने हैं सिग्मा और ओमेगा की फॉर्म में, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट जो रूट्स इसके निकलेंगे, सो दैट इमेजिनरी पार्ट ऑफ दैट कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट रूट्स या पोल्स का जो इमेजिनरी पार्ट है दैट इज ओमेगा। ओके, सो इस तरह से आप पीक टाइम भी फाइंड आउट कर सकते हैं, एंड फॉर सेटिंग टाइम यू हैव दीज टू कर्व्स। ओके, सो इस परफॉर्मेंस कर्व के थ्रू हम जो सा वो नॉर्मलाइज सेटलिंग टाइम फाइंड आउट कर सकते हैं अगेंस्ट डैम्पिंग रेशो, और फिर डिवाइडिंग बाय नेचुरल फ्रिक्वेंसी वी कैन फाइंड आउट द सेटलिंग टाइम। एंड ऑल्सो यू कैन फाइंड आउट कि कितने एक्सट्रीम मास लेने के बाद जो है ये सेटलिंग टाइम अचीव होगा। ओके, सो कंप्लीट आपको परफॉर्मेंस मेजर्स जो है वो इन कर्व्स के थ्रू मिल रहे हैं। सो ये चार जो फैक्टर्स हैं वो आप इन प्रॉब्लम्स में फाइंड आउट कर सकते हैं। थर्ड प्रॉब्लम में अगेन रिमाइंडर एक चीज का कि मैंने आपको बताया था कि बेसिकली ये एस स्केयर प्लस 2 जीटा ओमेगा एन एस प्लस ओमेगा एन स्केयर इज द स्टैंडर्ड फॉर्म। सो यहाँ पे आप देख रहे हैं दिस इज 2 एस स्केयर। सो बेसिकली आपको इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाने के लिए पहले कंप्लीट
न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइडेड बाय 2 करना है। ओके, ये सारा डिवाइडेड बाय 2 होगा और न्यूमिनेटर भी डिवाइडेड बाय 2। सो देन ये एस स्क्वायर बनेगा। सो दिस द एक्चुअल कैरेक्टरिस्टिक्स पोलिनोमियल विल बी इक्वल टू एस स्क्वायर प्लस 4s प्लस 15। ओके, सो इस हिसाब से आप लेके चलेंगे और इसको फिर इक्वेट करेंगे इस स्टैंडर्ड characteristics polynomial in terms of zeta and natural frequency, and then you can find out the natural frequency and damping ratio, और फिर ये चारों परफॉर्मेंस मेजर्स आप इन सिस्टम्स के लिए फाइंड आउट कर सकते हैं। So now we will discuss the overall summary of second order system। तो second order systems के बारे में हमने जो कुछ भी अब देखा है, सो एक उसकी समरी जो है वो हम बता सकते हैं इसमें कि सारे जो परफॉर्मेंस मेजर्स जो हमने देखे हैं डिफरेंट, ये सारे ट्रांसफर फंक्शन से हम फाइंड आउट कर रहे हैं और ट्रांसफर फंक्शन के थ्रू ही हम जो है वो परफॉर्मेंस मेजर्स को कंप्यूट कर सकते हैं। और ये भी आपने देखा है कि हमें सिस्टम को एनालाइज करने के लिए टाइम डोमेन में जाने की ज़रूरत नहीं है। सो एस प्लेन में रहते हुए सिर्फ पोल प्लॉट होते हुए हम पोल्स की लोकेशंस के थ्रू भी हम सिस्टम की सारी करेक्टरिस्टिक्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। सो नॉट नेसेसरी टू गो टू टाइम डोमेन। सो कम्प्लेक्स डोमेन में रहते हुए भी हम एस डोमेन में रहते हुए भी हम इन सिस्टम के सारे पैरामीटर्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। सो अगर हमें करेक्टरिस्टिक्स रूट्स की लोकेशन पता है तो हमें जो सा वो रिस्पॉन्स की इक्वेशन भी पता लग जाएगी कि आउटपुट कैसे होनी है, टाइम सोल्यूशन कैसा होना है, प्लस हमें परफॉर्मेंस मेजर्स की भी कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिल जाती है बाय नोइंग ओनली दी करेक्टरिस्टिक्स रूट लोकेशन या पोल्स की लोकेशन। और इसी तरह से हमने बात की है कि जो डिनोमिनेटर ऑफ ट्रांसफर फंक्शन है दैट इज करेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन। सो करेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन जो है वो उसके केस में हम बात करें तो करेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन सिर्फ जो है वो अगर उसकी मिनिमल हम फॉर्म की बात करें तो जीरो स्टेट इम्पल्स रिस्पांस हम उसके केस में ले तो वो सारी करेक्टरिस्टिक्स को क्लियर कर देता है। फॉर एग्जांपल जिस तरह हमने बात की थी कि आर ऑफ एस अगर हमारे पास जो है वो आर ऑफ टी डेल्टा टी हो इम्पल्स फंक्शन, सो आर ऑफ एस विल बी इक्वल टू 1। सो हमने वाई की बात की थी, वाई एस इज इक्वल टू टी ऑफ एस इंटू आर ऑफ एस। सो अगर हम इम्पल्स रिस्पॉन्स की बात करें तो हमारे पास जो रिस्पॉन्स है दैट इम्पल्स रिस्पॉन्स इज ऑलवेज इक्वल टू ट्रांसफर फंक्शन। ओके, और ट्रांसफर फंक्शन में भी हम बात करें तो करेक्टरिस्टिक्स पोलिनोमियल। सो ये बात यहाँ पे की गई है कि एक करेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन जो है वो ही कंप्लीट सिस्टम के जो सा वो रिस्पॉन्स के बारे में बता देती है, इन विच वी विल मिनिमली कंसिडर जीरो स्टेट इम्पल्स रिस्पॉन्स। ओके, और अगर हम इसी तरह से बात करें कि अगर इनिशियल कंडीशंस नॉन जीरो हों, सो नॉन जीरो इनिशियल कंडीशंस के साथ भी हमने देखा था कि सेम करेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन यूज होती है फॉर जीरो इनपुट रिस्पांस टू। सो जीरो इनपुट रिस्पांस के लिए भी वही करेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन होगी इफ वी हैव नॉन जीरो इनिशियल कंडीशंस लाइक वी सॉ इन प्रीवियस लेक्चर्स। जैसा कि हमने यहाँ पे देखा था कि जीरो इनपुट रिस्पांस में जब इनिशियल कंडीशंस नॉन जीरो थी तो उस केस में भी डिनोमिनेटर में जो है वो हमारे पास करेक्टरिस्टिक्स पोलिनोमियल सेम है जो कि ट्रांसफर फंक्शन के डिनोमिनेटर है। सो सेम द करेक्टरिस्टिक्स पोलिनोमियल इज द सेम in zero input response and also in zero state response। so that's why जो हमारे पास सारे परफॉर्मेंस मेजर्स हैं वो सारे के सारे करेक्टरिस्टिक्स पोलिनोमियल से ही आ रहे हैं। तो जब करेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन चेंज नहीं हुई जीरो इनपुट रिस्पांस में भी, सो दैट मीन्स तो हमारे पास स्टेबिलिटी की भी कोई नई इंफॉर्मेशन उसमें ऐड नहीं हुई। सो चाहे जीरो इनपुट रिस्पांस हो या जीरो स्टेट रिस्पांस हो, सो दोनों के केस में हमारे पास जो सा वो स्टेबिलिटी की इंफॉर्मेशन ओवरऑल सिस्टम की वही रहती है और जीरो इनिशियल कंडीशंस हो या ना हो वो सिस्टम को इफेक्ट नहीं करती। सो इन सब चीज़ों को जहन में रखते हुए हम जब कंट्रोल सिस्टम एनालिसिस एंड डिज़ाइन की बात करते हैं तो सिंपल तरीन सिस्टम को रखते हुए हम बात करते हैं कि हम फिर सिस्टम को एनालाइज करते हैं फॉर जीरो स्टेट रिस्पांस विद यूनिट इम्पल्स इनपुट। दैट मीन्स कि हम सिर्फ ट्रांसफर फंक्शन को बेसिकली स्टडी करते हैं और उसी को ही देखते हुए हम सिस्टम को डिफाइन करते हैं। एंड विद यूनिट इम्पल्स इनपुट हमने देखा है कि आर ऑफ एस जब 1 हो जाएगा तो इन दैट केस यूनिट इम्पल्स रिस्पॉन्स इज ऑलवेज इज इक्वल टू ट्रांसफर फंक्शन। सो ये सिंपलेस्ट फॉर्म है किसी भी सिस्टम की विद नॉन जीरो इनपुट फंक्शन। सो यहाँ पे इनपुट फंक्शन इम्पल्स इनपुट है, तो इम्पल्स रिस्पॉन्स हमेशा जो सा वो ट्रांसफर फंक्शन के इक्वल आता है।
तो कंप्लीट कंट्रोल सिस्टम एनालिसिस और डिज़ाइन के लिए हम जब भी सिस्टम को डिज़ाइन कर रहे थे तो हम सिस्टम के इम्पल्स रिस्पांस को ही देखते हुए, ज़ीरो स्टेट इम्पल्स रिस्पांस को देखते हुए हम उसकी सारी कैरेक्टरिस्टिक्स डिफाइन करते हैं और ये सारे परफॉर्मेंस मेजर्स और ये सारी चीज़ें हम ट्रांसफर फंक्शन से फाइंड आउट करते हैं। सो इस पॉइंट तक हमारा जो है वो कंप्लीट सेकंड ऑर्डर सिस्टम का डिटेल्ड एनालिसिस और उसके परफॉर्मेंस मेजर्स हमने देखे हैं। तो सब चीज़ें यहाँ तक हम उसकी कंप्लीट दे चुके हुए हैं सेकंड ऑर्डर सिस्टम के रिस्पांस तक और उसके परफॉर्मेंस मेजर को इंक्लूड करते हुए भी। सो नेक्स्ट जो है वो अब बात इसके ऊपर हम नेक्स्ट स्टेबिलिटी की बात करेंगे कि अब सिस्टम की स्टेबिलिटी जो है वो कैसे चेक की जा सकती है। अगर सिस्टम हमारे पास सेकंड ऑर्डर सिस्टम तक की स्टेबिलिटी हमने देखी है तो अगर हायर ऑर्डर सिस्टम भी हो तो उसमें स्टेबिलिटी कैसे देखेंगे, तो उसके लिए हम नेक्स्ट टॉपिक में स्टेबिलिटी को डिस्कस करेंगे कि हाउ मेनी काइंड्स ऑफ स्टेबिलिटी आर देयर इज देयर एंड व्हाट आर द स्टेबिलिटी क्राइटेरियंस अवेलेबल टू अस।